नमस्कार दोस्तों, आज है 3 मार्च और हम 3 मार्च के लिए कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। और आज के लिए हमारे पास जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है नेशनल अकाउंट्स को लेकर। नेशनल अकाउंट्स यानी जैसे हम आपने भी सुना होगा, आपने इकोनॉमी में पढ़ा भी होगा। हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा है, जीएनपी के बारे में पढ़ा है, एनडीपी के बारे में पढ़ा है और एनडीपी के बारे में पढ़ा है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर एक देश अपने देश के भीतर जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, अलग-अलग सेक्टर्स में उन सभी में जितना प्रोडक्शन होता है, तो सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्थिक गतिविधियाँ, उनको कहीं न कहीं कैलकुलेट करता है और कैलकुलेट करके अलग-अलग रूपों में इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते हैं। जीडीपी के रूप में आते हैं, जैसे जीएनपी के रूप में आते हैं, जैसे एनडीपी के रूप में आते हैं, वैसे ही ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम होता है अकाउंट्स नेशनल अकाउंट्स सिस्टम। तो ये जो नेशनल अकाउंट सिस्टम है, उसमें ये सारे कैलकुलेशन होते हैं। तो उसमें एक बेस ईयर होता है, क्योंकि बेस ईयर के आधार पर हमने पिछले वीडियो में या एक वीडियो में देखा था कि कैसे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है और वहाँ पर बेस ईयर का क्या रोल है। वैसे ही यहाँ पर भी जब जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, जब जीएनपी को कैलकुलेट किया जाता है, तो देखा जाता है बेस ईयर के आधार पर। और बेस ईयर के आधार पर जो प्राइस होती हैं, उसके आधार पर जो करंट ईयर चल रहा होता है उसका कैलकुलेशन होता है। और हर साल इसी तरह से बेस ईयर के आधार पर कैलकुलेशन होता है। और पिछले साल से इस साल को, मतलब जो पिछला साल बीता है उससे इस साल को, दोनों की जो कैलकुलेशन है, दोनों का जो प्रोडक्शन है, उसको बेस ईयर के प्राइस के आधार पर पहले कैलकुलेट किया जाता है, फिर कंपेयर करते हैं और फिर बताया जाता है कि जीडीपी इतना बढ़ा है वगैरह वगैरह। ये सारे कैलकुलेशन वहाँ से होते हैं। तो हम पढ़ेंगे अपना नेशनल अकाउंट सिस्टम में जो बेस ईयर चेंज हुआ है उसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया है फरवरी 2026। तो फरवरी 2026 का डेटा आया है। हालांकि हर महीने जीएसटी के आंकड़े आते हैं, लेकिन जीएसटी के जो आंकड़े आते हैं वहाँ पर हमें ये देखना है कि इनमें कौन-कौन सी बातें छिपी हुई हैं। अगर जीएसटी का आंकड़ा बढ़ेगा, अगर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई चीज़ बिकी है और कहीं कोई चीज़ खरीदी गई है। तो जहाँ पर भी सेल होगा, जहाँ पर भी परचेस होगा, वहाँ पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, चाहे यूटीजीएसटी हो, सारा जो जीएसटी है वो कैलकुलेट होगा आपकी जो चीज़ें हैं, जो बिक रही हैं, जो खरीदी जा रही हैं, उनके प्राइस के आधार पर। लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि क्या वाक़ई में सारी चीज़ें जो खरीदी बेची जा रही है और जो सारा कलेक्शन आ रहा है, वो वाक़ई हमारी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है, या कहीं कोई बात छिपी हुई है जिस बात को हमारे लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जीएसटी के आंकड़ों में या जीडीपी के आंकड़ों में बहुत सारी चीज़ें छिप जाती है जो हमें पता होनी चाहिए। हम उन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम भारत में ऑयल इंपोर्ट की क्या स्थिति है। भारत रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम कर रहा है और गल्फ़ कंट्रीज़ से ऑयल इंपोर्ट बढ़ाया है। यहाँ तक कि अमेरिका से भी ऑयल खरीदना शुरू किया है। रूस से हम सस्ता तेल खरीद रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा-सा महँगा तेल मिलेगा। और ऊपर से जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, गल्फ़ रीजन है, मतलब जो कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, यहाँ पर वॉर शुरू हो गई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्थितियाँ सामान्य नहीं हैं और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की घोषणा कर दी है। वहाँ से अब तेल का जो आवाजाही होती थी वो बाधित हुई है। और आप जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर ग्लोबल सप्लाई का 20% और भारत के मामले में 50% डिपेंड करता है। तो इसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होने वाला है। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, क्योंकि जब से 28 तारीख से जब से ईरान के खिलाफ जो वॉर है वो शुरू हुई थी, ईरान और इज़राइल और यूएस की जो वॉर है वो शुरू हुई थी, तब से ही हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर से यहाँ पर ऑयल के जो प्राइस हैं वो भी लगभग $80 पर बैरल तक पहुंच गए हैं और उसका भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर भी बुरा असर होने वाला है। तो हम देखेंगे कि ऑयल इंपोर्ट का जो हमारे पास अपना ऑयल इंपोर्ट के मामले में भारत अब किससे कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है और उसका भारत के ऊपर क्या असर हो सकता है। फिर हम नारियल के बारे में देखेंगे। नारियल की खेती को लेकर एक अच्छा आर्टिकल आया है और नारियल की खेती को लेकर
और नारियल की खेती में प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर बजट 2027 में भी एक योजना आई है। उस योजना के बारे में देखेंगे, नारियल के बारे में देखेंगे, नारियल की खेती के बारे में देखेंगे कि क्या सिर्फ उत्पादकता बढ़ाना ही काफ़ी है या फिर कुछ और भी किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है पूरे नारियल की खेती के क्षेत्र में, इसके बारे में देखेंगे। नारियल की खेती के बाद हम चलेंगे फिर से वहीं पर पश्चिम एशिया में, मध्य पूर्व में, या कहें कि गल्फ़ कंट्रीज़ के आस-पास जहाँ पर अभी संकट है, जहाँ पर अभी वॉर है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ यूएस है, इज़राइल है और यूएस के सैन्य ठिकाने जिन देशों में भी है, कुवैत में, कतर में, बहरीन में, इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, सऊदी अरेबिया में, वहाँ पर ईरान सभी के ऊपर हमले कर रहा है। ईरान के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं, अयातुल्लाह अली ख़ामेनी, उनकी मौत हो चुकी है। बहुत सारे जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स हैं, उनकी मौत हो चुकी है। सेना के बड़े-बड़े अधिकारियों की मौत हो चुकी है, कई मंत्रियों की मौत हो चुकी है। लेकिन ईरान का जो सिस्टम है वो झुकने को तैयार नहीं है, बदले में वहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। और इसको लेकर ही आज हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ मध्य पूर्व में, जैसे कुवैत में, कतर में, इराक में, और अपना यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कहाँ-कहाँ पर यूएस के जो सैन्य अड्डे हैं, उनकी लोकेशंस के बारे में आज मैपिंग वाले सेक्शन में देखेंगे। तो इसको लेकर देखेंगे। और भारत की जो नौसेना है, वहाँ पर भारत की नौसेना की भी प्रेज़ेंस है, लेकिन भारत की नौसेना युद्ध के लिए वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर पहले से उपस्थित है, वहाँ पर पहले से मौजूद है। वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए है, जो अपने ट्रेड रूट हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए है। जो समुद्री लुटेरे हैं, उनसे रक्षा करने के लिए है, जो हमारे मर्चेंट शिप है उनको बचाने के लिए है, और ज़रूरत पड़ने पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ जैसे काम भी करते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे सूडान में एक जातीय हिंसा लंबे समय से चल रही है, जब से साउथ सूडान सूडान से अलग हुआ है, मतलब 2011 में कहा जाता है इसको आज़ादी मिली है, और उसके बाद से ही देश में अस्थिरता है। देश बटा हुआ है अलग-अलग जाति ग्रुप्स में, अलग-अलग सैन्य समूहों में, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हैं। आर्म्ड ग्रुप भी हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं। एक तरफ सरकार है, सरकार की सेना भी है, विपक्ष की सेना भी है, और इस तरह से यहाँ पर जो आम लोग हैं उनकी मौतें हो रही है, हत्याएँ हो रही हैं बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम सूडान की स्थिति क्या है और वहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद हम इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, क्योंकि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमें बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की दिशा किधर है। ये बताता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घटा है। अलग-अलग सेक्टर्स में क्या-क्या हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ है, माइनिंग में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग के जो अलग-अलग सेक्टर्स हैं, वहाँ पर क्या स्थिति है। तो आईआईपी को समझेंगे। आईआईपी के साथ अगर हम जीएसटी संग्रह, मतलब जीएसटी कलेक्शन के डेटा को जोड़ कर देखेंगे, तो हमें थोड़ा-सा आइडिया होगा कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है, वो किधर जा रही है। जीएसटी कलेक्शन एक तरफ देख रहे हैं हम बढ़ रहा है, दूसरा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन संकेत दे रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्शन में कमी आई है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रोडक्शन में कमी है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है? ये सारी स्थिति क्या है और क्यों इस तरह से एक विरोधाभास नज़र आ रहा है, उसको देखेंगे। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है? ये जो इंडेक्स है, उसके बारे में देखेंगे। कौन-कौन से इसमें कोर सेक्टर हैं, उनके बारे में देखेंगे। सबसे ज़्यादा वेटेज किनका है, उनके बारे में देखेंगे। और सबसे लास्ट में हम, चूँकि जो नेशनल अकाउंट्स है उसमें बेस ईयर चेंज हुआ है, तो रिवीजन वाले सेक्शन में हम जीडीपी देखेंगे। तो इन शॉर्ट हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे मैपिंग सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस चर्चा में हैं उनके बारे में, और फिर हम देखेंगे रिवीजन। एक टॉपिक का हम रोज़ रिवीजन करते हैं, तो न्यूज़, मैपिंग, रिवीजन और सबसे लास्ट में एमसीक्यूज़। तो इतनी सारी चीज़ें हम डेली कवर करते हैं। आप यहाँ पर आकर अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ पढ़ने के बाद अगर एमसीक्यू हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को टेस्ट नहीं कर पाते हैं कि हमने जो सीखा है, जो पढ़ा है, वो ठीक है या नहीं है, सही तरीके से हम समझ पाए हैं या नहीं समझ पाए हैं। मैपिंग सेक्शन भी ज़रूरी है प्रीलिम्स के लिए, रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप थोड़ा कम पढ़ें चलेगा, लेकिन रिवीजन आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें, सबसे पहले न्यूज़, फिर मैपिंग, और फिर रिवीजन, और फिर एमसीक्यूज़, इतनी सारी चीज़ें हम यहाँ से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ है, वो है नेशनल अकाउंट्स का जो बेस ईयर है, बेस ईयर चेंज हुआ है, मतलब नई सीरीज़ आने वाली है। पुराना बेस ईयर था 2011-2012,
और नया जो बेस ईयर है वो 2022 और 2023 है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि जो इन्फ्लेशन है, मतलब सीपीआई है, उसका बेस ईयर चेंज हुआ है और अब नेशनल अकाउंट्स का बेस ईयर भी चेंज हो गया है। नेशनल अकाउंट्स के बेस ईयर चेंज होने का मतलब है, इन शॉर्ट, हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है कि जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ है। तो रिवीजन वाले सेक्शन में हम जीडीपी देख लेंगे कि जीडीपी का जो पूरा कंसेप्ट है वो क्या है, और यहाँ से हम सिर्फ इतनी न्यूज़ देखेंगे कि नेशनल अकाउंट्स का जो बेस ईयर है वो अब 2011-12 नहीं होगा, वो होगा 2022 और 2023। ठीक है। आप इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि जो भी हमारे देश में इकोनॉमिक गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां होती हैं, उन सभी को कैलकुलेट करने के लिए हर एक देश के पास अपना अपना एक सिस्टम होता है। हर देश अपने देश में हो रही आर्थिक गतिविधियां, जहां पर भी लेन देन होता है पैसे का, जहां पर भी प्रोडक्शन होता है, जहां पर भी बिक्री होती है, इस तरह से हर सेक्टर में अलग अलग देखते हैं कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है वो कितना हुआ है, कहाँ कितना हुआ है, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि जीडीपी बढ़ी है, घटी है, कौन से सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, ये सारा जो कैलकुलेशन होता है उसका जो सिस्टम है हमारे पास, वो है नेशनल अकाउंट्स। एक उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक एक व्यक्ति है, एक आदमी है, वो साइकिल बनाता है और साइकिल बना के बेच देता है। साइकिल बना के बेच देता है, लेकिन इस साइकिल को बनाने के लिए आपको इनपुट की ज़रूरत भी होने वाली है। इनपुट की ज़रूरत होगी, कैसे? जैसे उसे पाइप्स खरीदने हैं, लोहा खरीदना है, अलग-अलग पार्ट्स खरीदने हैं, टायर खरीदने हैं, और ये सारी चीज़ें खरीद कर उनको असेंबल करके मार्केट में बेच देता है। इन चीज़ों को खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए, मतलब इनपुट के लिए भी पैसा चाहिए, और आउटपुट मतलब जब साइकिल बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा। बीच में वो कुछ पैसा कमा लेता है। मान लीजिए यहाँ पर 60,000 रुपए का सामान ये खरीद के लाता है। 60,000 रुपए का सारा सामान आया जो इनपुट में लगेगा। सारा सामान, जो जो पार्ट्स हैं, जो टायर हैं, जो अलग-अलग पाइप्स हैं या लोहा जो भी है, जितना भी सामान है, जितना भी एम्प्लॉइज़ को उसको पैसा देना है, एनर्जी के लिए पैसा देना है, किराए की जगह है या खुद की फैक्ट्री है, तब भी उसके लिए खर्चा जो लगेगा, सारा जो इनपुट है, टोटल इनपुट हम मान लेते हैं यहाँ पर हुआ है 60,000 रुपए। अब इन सारी चीज़ों को, जो उसने 60,000 रुपए में ये सारी जो चीज़ें खरीदी हैं, उन्हें असेंबल करेगा। असेंबल हो गई, असेंबल होने के बाद उसे मान लीजिए 1 लाख रुपए में बेच दिया है। 1 लाख में बेचा, 60,000 में खरीदा था, बीच में 40,000 रुपए उसने कमाए। एक तरीके से हम देख सकते हैं कि उसने 40,000 रुपए कमाए, लेकिन दूसरे तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि उसने 60,000 रुपए के सामान को 40,000 रुपए उसकी वैल्यू बढ़ाकर 1 लाख रुपए में बेचा है। सीधी-सी बात है, जो सामान पहले 60,000 रुपए में बाज़ार में मिला था, उसने बाज़ार से ही खरीदा था। सारी चीज़ें बाज़ार से उसने ली थी, 60,000 रुपए में ली थी, और उसमें वैल्यू ऐड किया है। जो चीज़ें अलग-अलग थी, उन्हें जोड़ा है, उन्हें असेंबल किया है, और असेंबल करने के बाद उसे बेचा है, और बेचा है 1 लाख रुपए में। 60,000 की चीज़ों को उसने 1 लाख रुपए का बना दिया है। मतलब 60,000 रुपए की चीज़ों की जो वैल्यू थी, पहले कम थी, अब वैल्यू बढ़ गई है, अब 1 लाख रुपए हो गई है, मतलब उसने वैल्यू ऐड किया है। यही होता है वैल्यू एडिशन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो अलग-अलग सेक्टर हैं, जितना भी काम है, चाहे हम खेती का काम लें, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का काम लें, चाहे माइनिंग का काम लें, या फिर चाहे सर्विस सेक्टर का काम लें, सारे सेक्टर जो हैं, वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं, वो इनपुट कम में लेते हैं और ज़्यादा में उन चीज़ों को बेचते हैं। मान लीजिए किसान है, किसान ने अपनी ज़मीन में 100 केजी गेहूँ बोया और उसके बाद 20 क्विंटल गेहूँ पैदा किया, ठीक? अब यहाँ पर ये वाला वैल्यू एडिशन है। वैसे ही अगर कोई सर्विस सेक्टर में है, तो सर्विस सेक्टर में मान लीजिए कोई टेलर है, उसने कपड़ा खरीदा, उसने उससे शर्ट बनाया और शर्ट को ज़्यादा में बेचा। तो हर कोई अपनी अर्थव्यवस्था में जो लोग भी काम कर रहे होते हैं, जो लोग भी मेहनत कर रहे होते हैं, जहाँ से भी कोई पैसा कमा रहा होता है, इसका मतलब है कि वो कहीं न कहीं इनपुट में इनपुट में वैल्यू ऐड करता है और उसके बाद आउटपुट बनाता है। तो ये जो वैल्यू एडिशन है, अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग कैलकुलेट होता है। सर्विस सेक्टर का अलग कैलकुलेट होगा, मैन्युफैक्चरिंग का अलग और खेती का अलग। तो अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह से वैल्यू एडिशन होता है, और हम जब इनका टोटल वैल्यू एडिशन पूरे देश भर में अगर हम देखें, तो उसे हम कहते हैं जीडीपी। मतलब सीधी-सी बात है, देश में जितनी भी चीज़ें उत्पादित हुई हैं, इन उत्पादित चीज़ों का एक दाम होगा, तो सभी चीज़ों को उस दाम पे जोड़ लेंगे और एक लिस्ट बना के सारी चीज़ों का टोटल मार देंगे, तो पता चलेगा कि देश ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं।
तो देश की जीडीपी भी इस सिस्टम से मतलब नेशनल अकाउंट्स से अपना कैलकुलेट होती है, वैल्यू एडिशन इस अकाउंट से कैलकुलेट होता है। ये जो सारा सिस्टम है देश में वो सारा इससे जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल है कि जो हमारा प्राइस जुड़ेगा, मान लीजिए एक साइकिल बनी। अब इस साइकिल बनने में जो इसका प्राइस है वो कौन सा प्राइस होगा। अभी हम मार्केट जाएं, मार्केट में पूछे कि भाई साहब इसका प्राइस क्या है। हो सकता है कि इसका प्राइस हो 5,000 रुपये, हो सकता है 5,000 रुपये हो। तो क्या ये जो साइकिल है उसका प्राइस 5,000 रुपये जोड़ा जाएगा? 5,000 रुपये करंट ईयर का जो प्राइस है वो नहीं जोड़ा जाता है। वो जोड़ा जाता है, एक बेस ईयर लेते हैं हम। बेस ईयर मान लीजिए 2011-12 लिया, तो 2011-12 में इस साइकिल का क्या प्राइस था उसके हिसाब से हम इस साल का मतलब मान लीजिए 2025 का, 2026 का, 2027 का, 2027 का, इन सभी का प्राइस, साइकिल का प्राइस इस बेस के आधार पर जोड़ते हैं और फिर 2026 को कंपेयर करेंगे 2025 से, 2027 को कंपेयर करेंगे 2026 से, और इस तरह से ये सारा सिस्टम काम करता है। तो यहाँ पर नेशनल अकाउंट्स ये सारी चीज़ें करता है कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है, किस तरह से अर्थव्यवस्था में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है, जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हो रही है, वहाँ पर जो कैलकुलेशन होगा एक देश के अंदर जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं उनका मूल्यांकन, उनका जो अकाउंट्स का काम है वो इस तरह से किया जाता है। इन शॉर्ट हम समझ सकते हैं एक देश बताता है, एक देश के पास अपना हिसाब किताब करने का एक सिस्टम है, जैसे आपके घर में होता है वैसे ही यहाँ पर भी एक सिस्टम है। चूँकि नेशनल आधार पर, क्योंकि नेशनल लेवल पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो नेशनल अकाउंट्स कह दिया। वैसे अकाउंट्स तो हर चीज़ का होता है। जैसे आप देखें तो अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ का भी अकाउंट्स है, अगर आप किसी दुकान में काम कर रहे हैं तो वहाँ का भी अकाउंट्स है। तो सभी का एक एक अकाउंट सिस्टम होता है। अब यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं, पहला चेंज तो ये किया है, बेस ईयर 2011-12 को हटाया है। बेस ईयर अब होगा 2022-2023। तो 2022-23 बेस ईयर हुआ है नेशनल अकाउंट्स का। ये बात हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, इसमें डबल डिफ्लेटर पद्धति अपनाई गई है। अब सवाल है कि डबल डिफ्लेटर पद्धति क्या है। फिर से साइकिल वाले पास चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, साइकिल वाले ने मान लीजिए पिछले साल 60,000 रुपये का इनपुट लगाया और उसको बेचा लगभग 1,00,000 रुपये में। बीच में कमाए 40,000 रुपये, मतलब 40,000 रुपये का उसने वैल्यू एडिशन किया है। मान लीजिए पिछले साल की तुलना में इस साल साइकिल के भाव बढ़ जाते हैं और इस साल उसने 1,30,000 रुपये में अपनी साइकिल बेची। प्रोडक्शन उतना ही है, प्रोडक्शन जितनी यूनिट पहले बनाई थी, जितनी साइकिल पहले बनाई थी, इस साल भी उतनी साइकिल बनाई है, लेकिन बिकी है इस साल 1,30,000 में, पिछले साल बिकी थी 1,00,000 रुपये में। लेकिन यहाँ पर जो अपना इनपुट है उसका प्राइस भी बढ़ा है, मतलब इनपुट का प्राइस भी बढ़ा है, आउटपुट का प्राइस भी बढ़ा है। और फिर हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए इसका 90,000 रुपये बढ़ा है, वैल्यू एड कितना हुआ 40,000 रुपये। मतलब यहाँ पर देखें तो सीधी सी बात है, वैल्यू एडिशन उतना ही है, वैल्यू एडिशन बढ़ा नहीं है, वैल्यू एडिशन नहीं बढ़ा है। 40,000 रुपये पिछले साल भी, 40,000 रुपये इस साल भी, लेकिन यहाँ पर ये जो रकम है वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई कहेगा कि उसकी इनकम, अगर यही साइकिल वाला आपको मिलेगा और कहेगा कि उसकी इनकम बढ़ी है इस साल, यहाँ पर पिछले साल 1,00,000 रुपये थे, इस साल 1,30,000 रुपये है, हो सकता है दिख रहा है कि एक नज़र में ऊपरी तौर पर देखने पर हमें पता चलेगा 30,000 रुपये उसकी यहाँ पर इनकम बढ़ी है। लेकिन सच बात यह है कि उसका जो इनपुट है उसका भाव भी बढ़ा है। तो यहाँ से ये जो इनपुट है, यहाँ से जो आउटपुट है, वो रियल और दोनों तरफ से हम महंगाई को और दोनों तरफ से जो भाव बढ़े हैं उसको एडजस्ट करने के बाद जो रियल वैल्यू एडिशन है, यहाँ पर देखें तो वैल्यू एडिशन नहीं बढ़ा है, उतना ही है जितना पिछले साल था। लेकिन यहाँ पर देखने पर 1,00,000 और 1,30,000 को कंपेयर करने पर पता चल रहा है कि वैल्यू एडिशन बढ़ा है। तो यहाँ से ये जो है, ये वाले सिस्टम में ये सुधार किया गया है कि यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुआ है और यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुआ है, इसको हटा के जो रियल वैल्यू एडिशन होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। इसलिए इनपुट में भी और आउटपुट में भी, दोनों में हम देखेंगे कि जो महंगाई है उसके प्रभाव को हटाने के बाद कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, ताकि वैल्यू एडिशन को बेहतर ढंग से रिफ्लेक्ट किया जा सके, कैलकुलेट किया जा सके। इनपुट और आउटपुट में दोनों में जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करने के बाद आप इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये है डबल डिफ्लेटर मेथड। तो डबल डिफ्लेटर मेथड का उपयोग किया जा रहा है ताकि सटीक आंकड़े हमें पता चल सके। इसके बाद पहली चीज़ तो ये थी कि बेस ईयर चेंज हुआ है,
दूसरी चीज़ है कि अब डबल डिफ्लेटर मेथड अपनाई जाएगी। तीसरी चीज़ है कि जो बहुक्षेत्रीय कंपनियाँ हैं, मतलब मान लीजिए एक कंपनी है, ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ये सर्विस सेक्टर में भी है। पहले क्या होता था कि मैन्युफैक्चरिंग में मान लीजिए इसका पोर्शन ज़्यादा है। मान लीजिए 60% काम मैन्युफैक्चरिंग में, 40% काम सर्विस सेक्टर में है। तो इसकी जो इनकम है, इसका जो वैल्यू एडिशन है, सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग में मान लिया जाता था। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा तो सर्विस सेक्टर से आ रहा था। तो यहाँ पर जो बहुक्षेत्रीय कंपनियाँ हैं, मल्टी सेक्टोरल कंपनियाँ हैं, उनका अब जो वैल्यू एडिशन है, उसको अलग-अलग कैलकुलेट किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर का सर्विस में, ताकि अलग-अलग सेक्टर्स का वैल्यू एडिशन हमें सही तरीके से पता चल सके। ठीक है? और जो हाउस होल्ड सेक्टर है, मतलब हमारे घरों का जो खर्चा है, या हम जो घरों मतलब जो घर चलाने के लिए जो आम लोग हैं, वो अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें खरीदते हैं, उसका जो डेटा है, उसका जो आंकड़ा है, अब अनुमान से नहीं लिया जाएगा या पुराने वाले सर्विस से नहीं लिया जाएगा, बल्कि इनका जो आंकड़ा है वो लिया जाएगा कुछ स्पेसिफिक सर्वेस से, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस से, मतलब अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए एक सर्वे होता है उससे, और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से। इस तरह के सर्वे से, ताकि ऑथेंटिक, ताकि सही डेटा हमें मिल सके। तो चौथा चेंज ये हुआ है, तीसरा चेंज ये हुआ है, दूसरा चेंज ये हुआ है, और पहला चेंज ये हुआ है। तो सबसे पहला चेंज बेस ईयर चेंज हुआ है। दूसरा, डबल डिफ्लेटर पद्धति अपनाई जा रही है, ताकि सही मूल्यवर्धन, सही वैल्यू एडिशन हम कैलकुलेट कर सकें। उसके बाद तीसरी चीज़ है कि मल्टी सेक्टोरल कंपनियों का जो अलग-अलग सेक्टर्स में काम करती हैं, तो वहाँ पर अलग-अलग सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन हुआ है, उसको अलग-अलग कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद जो हाउस होल्ड डेटा है, वो इन सर्वेस के आधार पर लिया जाएगा। इसके बाद जो जीएसटी डेटा, कृषि और संगठित क्षेत्र के लिए बेहतर आकलन पद्धतियाँ अब इसमें शामिल की गई हैं। मतलब सीधी-सी बात है, ये जो सारी चीज़ें हैं, वो इसके लिए ही हैं, ताकि हमारे पास अलग-अलग क्षेत्रों के लिए, और जो हमारा डेटा है, जो चीज़ हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, उसके लिए सही डेटा हमें मिल सके। अब नई जो सीरीज़ है 2022-23, उसके बेस पर अगर हम 2026 और 2025 और 2026 का डेटा कैलकुलेट करें, 2025 और 26 की महंगाई अपना सॉरी जीडीपी को कैलकुलेट करें, तो ये जीडीपी निकल रही है 7.6% रहने का अभी अनुमान है 2025-26 में। जो नया बेस है उसके आधार पर, बेस चेंज होने से आंकड़े जो होते हैं, जीडीपी के आंकड़े हों चाहे वो इन्फ्लेशन के आंकड़े हों, थोड़े से चेंज होते हैं। तो यहाँ पर जो नया बेस है उसके आधार पर 7.6 रहने का अनुमान है। अब अर्थव्यवस्था का आकार घटा है, लेकिन जो नया बेस है उसके बेस पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो बेस ईयर नया वाला है उसके आधार पर जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारी टोटल जीडीपी का आकार, मतलब जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका आकार 345 लाख करोड़ रुपए, 345 लाख करोड़ रुपए हमारे पास, जो हमारी, जिसको हम हमारी जो अर्थव्यवस्था कहते हैं, वो है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ मतलब होता है 1 ट्रिलियन। तो हम चाहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन की बने। हमारा लक्ष्य है कि हमारी इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की बनाना है। लेकिन $5 ट्रिलियन की तरफ जाते-जाते इकोनॉमी का जो साइज़ है वो थोड़ा-सा कम हुआ है। यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी है वो 3% 3.3% कम हुई है, और $5 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो थोड़ा-सा पीछे हुआ है। तो $5 ट्रिलियन हमें हमारी इकोनॉमी को लेके जाना है। रुपए में इतना होगा, लेकिन यहाँ पर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे तो रकम थोड़ी-सी $5 ट्रिलियन के तक तो नहीं जाएगी, लेकिन अभी भी उससे बहुत ज़्यादा दूर है, और हमारे लक्ष्य से अभी हम थोड़ा और पीछे आ गए हैं। तो $5 ट्रिलियन लेके जाना है, और नए बेस के आधार पर हमारी इकोनॉमी की जो साइज़ है, हमारी इकोनॉमी का जो आकार है, वो थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहा है। अब इससे क्या होगा कि हमारा जो लक्ष्य है 3.8 ट्रिलियन अभी तो रह गई है, 3.8 ट्रिलियन है, हमें लेके जाना है $5 ट्रिलियन। तो एक तो हम लक्ष्य से थोड़ा पीछे हुए हैं। दूसरा, यहाँ पर हम हमारे जो अपना फिस्कल डेफिसिट के जो टारगेट है उसके लिए भी हम उसको अचीव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? मान लीजिए, हम सरकार ने कहा है कि हम हमारी टोटल जीडीपी का 3% कर्जा लेंगे या कर्जा रखेंगे। लेकिन मान लीजिए हमारी जीडीपी पहले ₹100 थी, ₹100 का 3% यानी ₹3 हम कर्जा रख सकते थे। लेकिन अगर ये ₹100 की इकॉनमी जो है वो कम होती है, इसका साइज़ कम होता है, और ये रह जाता है मान लीजिए ₹80, और ₹80 का जो 3% होगा ₹3.4 होगा,
और यहाँ पर जो हमें कर्जा अब हमें चुकाना पड़ेगा या फिर हम कम कर्जा ले सकते हैं और इस तरह से हमें हमारे कर्जे को कम करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए कोशिश करनी होगी और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट और डेट का जो टारगेट है वो यहाँ से चूक सकता है। अगर हमारी जीडीपी का साइज़ बड़ा होगा तो उस जीडीपी के साइज़ के हिसाब से हम ज़्यादा कर्जा ले सकते हैं। जब भी सरकारें कर्जा लेती है तो उसको जनता के लिए देश में खर्च करती है और जब भी देश में पैसा खर्च होता है तो डेवलपमेंट के कार्य के लिए या फिर पब्लिक के लिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं तो खर्च होता ही है। तो उसके लिए अगर नॉमिनल जीडीपी अगर कम होगी, नॉमिनल जीडीपी कम होगी और उसके बेस पर अगर हम फिस्कल डेफिसिट और डेट का टारगेट अचीव करने में अगर हमारे ऊपर दबाव होगा तो अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा-सा यहाँ पर दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो ज़रूरी ये है कि एक तरफ कर्जा सरकार ने जो टारगेट रखे हैं अपने कि हमें कर्जा कम करके रखना है ताकि हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर आने वाले भविष्य में कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े, ज़्यादा ब्याज न देना पड़े, इसके लिए हम टारगेट रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये भी है कि उन कर्जे का जो उपयोग है हम जनता के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए कहीं पर भी उसका खर्च करते हैं। तो सरकारें कर्जे में रहती है, ये सच्चाई है, इसको हम झुठला नहीं सकते हैं। हालाँकि दूसरी तरफ जो टारगेट्स हैं, उनके अनुसार, उनके हिसाब से सरकारों को कर्जा लेना चाहिए और यहाँ पर अगर हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो कम होती है तो सरकार के लिए फिस्कल डेफिसिट और डेट को कम करने का दबाव बढ़ जाता है और उनके लिए थोड़ी-सी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अपना नेशनल अकाउंट से बेस ईयर चेंज हुआ है, डबल डिफ्लेटर पद्धति आई है। जो अलग-अलग सेक्टर में काम करने वाली मल्टी सेक्टोरल कंपनियाँ हैं उनका जो वैल्यूएशन है वो अलग-अलग कैलकुलेट होगा। डेटा को ऑथेंटिक सोर्सेस से लिया जाएगा, जो सर्वेज़ हैं उनके आधार पर लिया जाएगा। उसके बाद जो हमारी नॉमिनल जीडीपी का जो साइज़ है वो कम हुआ है, 3.8 ट्रिलियन से अब रह गया है, मतलब 3.8 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन तक जाना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारी जीडीपी का कुल आकार नए बेस के आधार पर कम हुआ है 3.3% और उससे हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है और डेट के जो टारगेट है उन्हें अचीव करना थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो पहली न्यूज़ यही थी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और इससे जुड़ी न्यूज़ एक और हम देखेंगे जो हमारे रिवीजन में देखेंगे कि जीडीपी क्या होती है और एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होता है, वगैरह-वगैरह। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर एक बार रिवाइज़ कर लेंगे चलते-चलते। फिर देखेंगे हम दूसरी जो न्यूज़ है वो जीएसटी कलेक्शन को लेकर है। फरवरी में जीएसटी कलेक्शन का डेटा आया है। फरवरी जीएसटी कलेक्शन का डेटा कह रहा है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब फरवरी 2025 की तुलना में फरवरी 2026 में जीएसटी कलेक्शन 8% बढ़ा है। मतलब मान लीजिए ₹100 था, इस बार हो गया ₹108। फरवरी 2025 के आधार पे जीएसटी कलेक्शन 2026 की फरवरी में बढ़ा है। तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर जब हम कंपेयर करते हैं तो पिछले महीने से इस महीने को कंपेयर करके देखते हैं या कहें कि इस महीने को पिछले साल के उसी महीने से कंपेयर करते हैं। तो टोटल कलेक्शन हुआ है 1,83,000 करोड़ रुपए। अब ये जो 1.83 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, अब आप जानते हैं कि भारत में 4 टाइप के जीएसटी होते हैं। सीजीएसटी मतलब इसको केंद्र सरकार अपना कलेक्ट करती है। एसजीएसटी राज्य सरकारों का होता है। आईजीएसटी इसमें क्या होता है, जब भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर इंपोर्ट होता है, कोई भी चीज़ जब विदेश से आएगी तो वहाँ पर जो कस्टम्स वाले हैं, आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कस्टम्स विभाग वाले मतलब जो सीमा शुल्क एकत्र करते हैं, जो कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो उसके जो निगरानी करते हैं वो यहाँ पर आईजीएसटी और इंटर स्टेट मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वहाँ पर भी आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी कैलकुलेट अपना कलेक्ट होता है। और फिर यूटीजीएसटी ये आपने जो एसजीएसटी जैसा ही है, बस यूटीज़ में, यूनियन टेरिटरीज़ में ये वाला चल रहा है, नाम अलग है, बाकी काम सेम है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए देश के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं, देश के अंदर चीज़ें बनेंगी, देश के अंदर चीज़ें बन के देश के अंदर ही बिकेंगी, तो उससे जो अपना जीएसटी कलेक्ट होगा वो जीएसटी या तो एसजीएसटी होगा या यूटीजीएसटी होगा या फिर सीजीएसटी होगा। ठीक है, देश के अंदर बनी है, देश के अंदर बिक रही है, तो उसमें जो जीएसटी कलेक्ट होगा वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, हालांकि एक छोटे पैमाने पर आईजीएसटी भी कलेक्ट हो सकता है। तो इतनी चीज़ें, एक चीज़ तो ये है, जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा, टैक्स कलेक्ट हुआ है, जीएसटी कलेक्ट हुआ है, इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब है, कहीं पर कोई चीज़ सेल हुई है, कहीं पर कोई चीज़
परचेज हुई है वहाँ पर ये जो जीएसटी है वो जीएसटी लगा है, वो जीएसटी कैलकुलेट हुआ है, वहाँ से जीएसटी कलेक्ट हुआ है और आपने अपनी जेब से उस जीएसटी को चुकाया है। लेकिन यहाँ पर जब भी विदेशों से कोई चीज़ आयात की जाती है, इम्पोर्ट की जाती है, तो वहाँ पर भी ये जो आईजीएसटी है वो लगता है, वहाँ पर ये जो जीएसटी है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जितना भी टोटल जीएसटी कलेक्ट हुआ है, उसमें से कितना जीएसटी देश के अंदर मेड इन इंडिया वाली चीज़ों पर कलेक्ट हुआ है और कितना टैक्स इम्पोर्टेड चीज़ों पर कलेक्ट हुआ है। अगर विदेश से आने वाली चीज़ें बढ़ी हैं या विदेश से इम्पोर्ट बढ़ा है या फिर विदेश से आने वाली चीज़ें महंगी हुई हैं, तो हम देखेंगे कि इम्पोर्ट आईजीएसटी, क्योंकि इम्पोर्ट आईजीएसटी भी लगता है देश के अंदर बनने वाली चीज़ों पर भी। जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, तमिलनाडु में कोई चीज़ बनी आकर मध्य प्रदेश में बिकी, तो वहाँ पर भी आईजीएसटी लगेगा और इम्पोर्ट पर भी आईजीएसटी लगेगा। तो इसको हम दो तरीके से बांट कर देख सकते हैं। तो इम्पोर्ट जीएसटी अगर बढ़ता है, इसका मतलब है कि या तो इम्पोर्ट बढ़ा है। अगर इम्पोर्ट जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा हमारे देश में सरकार के पास, तो या तो एक सिनारियो ये है कि या तो इम्पोर्ट बढ़ा है या फिर इम्पोर्ट उतना ही है और उसकी कीमत बढ़ गई है, या फिर रुपए का जो अवमूल्यन है, रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ है। क्योंकि अगर रुपया कमज़ोर होता है, रुपए की कीमत कम होती है, तो मान लीजिए पहले हमें $1 के बदले 80 रुपये देने होते थे। रुपया कमज़ोर होगा तो हमें $1 के बदले 90 रुपये चुकाने पड़ेंगे। मतलब हम 90 रुपये चुका रहे हैं, इस पर हमको ज़्यादा इम्पोर्ट जीएसटी देना पड़ेगा, मतलब जो चीज़ें इम्पोर्ट हुई है उन पर ज़्यादा जीएसटी देना पड़ेगा और उससे भी इन 3 चीज़ों से अपना इम्पोर्ट जो जीएसटी है वो बढ़ सकता है। तो यहाँ पर इस वाले आर्टिकल में हम देखेंगे कि जीएसटी कलेक्ट कितना हुआ है। जीएसटी कलेक्ट हुआ है 1,83,000 करोड़, 1.83 लाख करोड़ रुपीस, इतना जीएसटी कलेक्ट हुआ है। अब इसमें से देखेंगे हम कि इम्पोर्ट जीएसटी कितना है, क्योंकि ये जो महीना है जहाँ पर हम जीएसटी कलेक्शन के डेटा को पढ़ रहे हैं, जहाँ पर जीएसटी कलेक्शन को देख रहे हैं, उसमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इम्पोर्ट जीएसटी के प्रभाव को समझ सकें। क्योंकि जीएसटी का डेटा हर महीने आता है, हर महीने जीएसटी का आंकड़ा भी बदलता है, कभी कम होता है कभी ज़्यादा होता है, लेकिन हमें कुछ चीज़ों को यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो ये है, सबसे पहली चीज़ कि सितंबर में हमने पढ़ा था पिछले साल की जीएसटी का जो कलेक्शन है उसमें जो रेट है, जीएसटी का जो रेट है वो कम हुआ था और सरकार ने कहा था कि अगर हम कर की दर को कम करेंगे तो जो चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी तो बिक्री बढ़ेगी। तो एक चीज़ तो ये है कि अगर जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है तो उसमें एक फैक्टर यहाँ से भी हो सकता है कि टैक्स रेट कम होने से यहाँ पर डिमांड बूस्ट हो सकती है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है यहाँ पर कि जो इम्पोर्ट जीएसटी है वो इम्पोर्ट जीएसटी 17% बढ़ा है और 17% बढ़ के हो गया है लगभग 47,800 करोड़ रुपया, 47,800 करोड़ रुपए। और ये है टोटल जीएसटी का लगभग कहाँ गया, लगभग 24%, 27%, पहले 24% था, अब 27% है। तो इम्पोर्ट जीएसटी में एक तो 17% की वृद्धि हुई है, 17% बढ़ा है। दूसरा क्या हुआ है कि भारत में जितना जीएसटी कलेक्ट हुआ है उसमें से 27% जीएसटी इम्पोर्ट जीएसटी है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे जीएसटी में इम्पोर्ट जीएसटी से जो पैसा आता है, जो जीएसटी कलेक्ट होता है, उसका हिस्सा बढ़ रहा है। यहाँ पर मतलब ये है कि इम्पोर्ट के ऊपर निर्भरता थोड़ी सी बढ़ी है या ज़्यादा बढ़ी है, मतलब कहीं ना कहीं तो इम्पोर्ट के ऊपर निर्भरता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अब अगर इम्पोर्ट के ऊपर निर्भरता बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, उसका ये मतलब हो सकता है कि अपना या तो रुपया कमज़ोर हुआ है, या फिर इम्पोर्ट बढ़ा है, या फिर अपना विदेशों में जो चीज़ें मिल रही थी वो महंगी मिली है, और तीनों ही मामले में भारत को यहाँ पर नुकसान होगा। तो अगर इम्पोर्ट जीएसटी बढ़ रहा है उसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि इम्पोर्ट जीएसटी के बढ़ने से भारत को थोड़ा सा, हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि रुपया कमज़ोर हुआ है, ठीक, रुपया कमज़ोर हुआ है और निर्भरता भी बढ़ी है, आयात पर निर्भरता भी बढ़ी है, रुपया भी कमज़ोर हुआ है, साथ में आयात की मात्रा भी बढ़ी है। तो वैश्विक कीमतों में भी वृद्धि हुई है, आयात की मात्रा भी बढ़ी है, रुपया भी कमज़ोर हुआ है, और यही कारण है कि इम्पोर्ट जीएसटी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
तो जीएसटी का कलेक्शन अगर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है तो एक पहले तौर पर देखने में हमें लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में सारी चीज़ें सही चल रही है। लेकिन जब हम उसको अंदर जाके देखते हैं कि कौन-सा वाला जीएसटी बढ़ा, सीजीएसटी, एसजीएसटी या इम्पोर्ट आईजीएसटी, तो इम्पोर्ट आईजीएसटी अगर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कहीं न कहीं थोड़ी-सी दिक्कतें तो हैं, इम्पोर्ट के ऊपर निर्भरता बढ़ रही है, या फिर रुपया कमज़ोर हो रहा है, या फिर वैश्विक कीमतें बढ़ रही हैं, और ये इन सारी चीज़ों का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर ज़रूर दिखाई देगा। बड़े राज्यों से जीएसटी कलेक्शन थोड़ा-सा कुछ राज्यों में कुछ राज्य जैसे गुजरात है, जैसे कर्नाटक है, जैसे महाराष्ट्र है, यहाँ से जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हुआ है। और कुछ राज्यों में पॉजिटिव वृद्धि हुई है, और कुछ राज्यों में जैसे कि मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन कमज़ोर रहा है। फिर आया जीएसटी, जैसे हमने बात की कि पहले 24% था, अब बढ़कर 27% हुआ है, तो ये है समस्या। हालाँकि अगर इम्पोर्ट आता है, इसका मतलब ये है कि देश में डिमांड है, और इस डिमांड को इम्पोर्ट से फुलफ़िल किया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारत में कहीं न कहीं उन चीज़ों का या तो प्रोडक्शन नहीं है, या फिर उस क्वालिटी की नहीं है, ये हो सकता है। अ, बाकी अगर इम्पोर्ट के ऊपर अगर निर्भरता बढ़ेगी, इसका मतलब है कि हमें बिल चुकाना पड़ेगा। भारत, मान लीजिए भारत है, भारत में अगर बाहर से कोई चीज़ आएगी तो भारत से बाहर पैसा जाएगा, और पैसा जो बाहर का इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो तो डॉलर में होता है, मतलब डॉलर देश से बाहर जाएगा, और ये डॉलर हमें मिलता है एक्सपोर्ट करके। तो अगर हम उतना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, और डॉलर हमारे पास कम होते हैं, तो हमारा जो इम्पोर्ट है उसके बिल में दिक्कतें हो सकती है, और इस तरह का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर हम हमारी अर्थव्यवस्था में तो इस तरह की स्थिति नहीं है, लेकिन हमने देखा है, जैसे हमने श्रीलंका में देखा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था। एक समय था जब भारत में भी इस तरह का क्राइसिस था, तो ये सारी स्थितियाँ हो सकती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना होगा, ताकि हम इम्पोर्ट के बिल में कोई दिक्कतें हमें सामना ना करना पड़े, कोई दिक्कतें ना फेस ना करनी पड़े। और अगर इम्पोर्ट जीएसटी बढ़ता है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इम्पोर्ट के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे सोचना, समझना, डिस्कस किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद है इम्पोर्ट का, जो हमारे ऑयल इम्पोर्ट का शिफ्ट है, उसके बारे में हम देखेंगे कि पहले हम बाहर से, मतलब अभी तो सारा ही ऑयल बाहर से ही आता है, लेकिन हम कहाँ से कितना ऑयल लेते थे। जैसे जनवरी 2026 का और मई 2025 का अगर हम डेटा को कंपेयर करें, तो हमें पता चलेगा कि कहीं न कहीं हम जो रूस से ऑयल ले रहे थे, रशिया से जो ऑयल आ रहा था, 33% आ रहा था, लेकिन अब 20% से भी कम, लगभग 19% ऑयल रशिया से अब आ रहा है। इसका मतलब है कि रशिया से ऑयल जो इम्पोर्ट होता था, वो कम हुआ है। इसका क्या मतलब है कि दूसरे देशों के ऊपर ऊपर अब निर्भरता बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर इराक के ऊपर निर्भरता बढ़ी है, पहले 17%, अच्छा उतना ही है, लगभग उतना ही है। इराक के मामले में उतना ही है। यूएई के मामले में थोड़ा-सा कम हुआ है। सऊदी अरेबिया से पहले 9% लेते थे, लेकिन अब लगभग दुगना हो चुका है, 17.5% हो गया है। पहले हम यूएसए से 5% ऑयल खरीदते थे, लेकिन अब 6.8% ऑयल खरीद रहे हैं। फिर कतर से 5.5% खरीदते थे, अब 3.6% खरीद रहे हैं। कुवैत से 2.6% खरीदते थे, अब 6.1% खरीद रहे हैं। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ से अगर यूएसए को यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये जितनी भी कंट्रीज़ है, सारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, और गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर हमारी निर्भरता बढ़ी है। और गल्फ़ कंट्रीज़ में निर्भरता बढ़ने से एक चीज़ हुई है कि रूस हमें सस्ता तेल देता था, दूसरा गल्फ़ कंट्रीज़ हमें उससे थोड़ा महँगा तेल देती हैं। दूसरी चीज़ है कि गल्फ़ कंट्रीज़ में अभी चल रहा है वॉर, और वहाँ पर जो हॉर्मूज़ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, यहाँ से कुवैत से जो तेल आएगा वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से होके भारत आएगा। सऊदी अरेबिया से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से, कतर से सऊदी अरेबिया से अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से, बहरीन से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से, यूएई से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ से तेल भारत आएगा। और अगर यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को बंद कर दिया जाता है, तो इस ऑयल की सप्लाई यहाँ पर नहीं आएगी, कटेगी, उसमें डिले होगा, देरी होगी, और इन सभी चीज़ों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक नकारात्मक असर पड़ेगा। और भारत की अर्थव्यवस्था के नकारात्मक असर का मतलब है कि हमने रूस से सस्ता तेल न खरीदकर अगर महंगे तेल को खरीदने का वादा किया है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कहीं न कहीं नुकसानदेह है, और इन सभी चीज़ों के चलते भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चिंताएँ खड़ी हो गई हैं। रूस से जो तेल खरीदते थे पिछले 44 महीनों में, अभी सबसे निचले स्तर पर हैं, और रूस से तेल अब 20% से भी कम हो गया है। फिर
अमेरिका का दबाव यहाँ पर बार-बार आलोचना की जा रही है कि अमेरिका भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि रूस से तेल न खरीदे। जिस तरह से ईरान के ऊपर दबाव है, जिस तरह से वेनेजुएला के ऊपर दबाव है, जिस तरह से चाइना के ऊपर दबाव बनाना चाहता है लेकिन बना नहीं पाता है, लेकिन भारत के ऊपर यहाँ कहीं न कहीं दिखाई दे रहा है अपना अमेरिका का दबाव। और भारत ने दबाव में ही कहीं न कहीं रूस से तेल का आयात कम किया है, क्योंकि जो सस्ता तेल हमें मिल रहा था उसकी जगह हम महँगा तेल क्यों खरीदेंगे। एक तो ट्रेड वॉर की धमकी तो है ही, और ऊपर से ट्रेड डील को लेकर भी दबाव बनाया है। हालाँकि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने इस दबाव को थोड़ा-सा कम कर दिया है और जो इम्पोर्ट लगाए थे उसको अवैध बताया है, और वहाँ पर भारत को थोड़ी-सी राहत ज़रूर मिली है। लेकिन फिर भी अगर हम कच्चे तेल के आयात में, अगर हम जहाँ से खरीदना चाहते हैं वहाँ से न खरीद कर दबाव में तेल खरीदेंगे या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर निर्भरता बढ़ेगी, तो गल्फ़ कंट्रीज़ में डिस्टर्बेंस होने से भारत की अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे तो वहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था के सीधा दबाव पड़ेगा। गल्फ़ कंट्रीज़ में डिस्टर्बेंसेस तो पड़ेगा ही। फिर अगर हम वेनेजुएला या अमेरिका से तेल खरीदते हैं तो एक लंबा रूट होता है और उसका भी यहाँ पर भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं तेल को लेकर भारत की अर्थव्यवस्था कैसे जुड़ी हुई है। न केवल भारत की अर्थव्यवस्था बल्कि दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था कहीं न कहीं किसी न किसी एनर्जी के सोर्स पर डिपेंड होती है। आप इमेजिन करके देखिए, आप सोच कर देखिए, अगर पेट्रोलियम सारा यहाँ से हटा दिया जाए तो हम अर्थव्यवस्था को कैसे चलाएँगे? सारी गतिविधियाँ कैसे होगी? कार कैसे चलेंगी? ट्रैक्टर कैसे चलेंगे? अपना ट्रक कैसे चलेंगे? सारी चीज़ें कैसे चलेंगी? इन सभी चीज़ों को लेकर समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। एक अर्थव्यवस्था बिना एनर्जी के रुक सकती है, बिना एनर्जी के कहीं पर थम सकती है अर्थव्यवस्था। तो इसके लिए एक एनर्जी ज़रूरी है और एनर्जी के लिए हम अभी भी भारत से बाहर जो दूसरे देश हैं उनके ऊपर डिपेंड हैं, और इस डिपेंडेंसी के चलते हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ये जो संकट है, ये जो चिंता है, ये हमेशा बनी रहती है, और उसके चलते हम कहीं न कहीं हमारे ऊपर विदेशों से भी दबाव होता है, कहीं न कहीं डिप्लोमेटिक इस तरह की सिचुएशंस चैलेंजिंग हो सकती है और होती ही रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं तेल आयात को लेकर। अभी जो 28 फरवरी को वॉर शुरू हुई है यहाँ पर पश्चिम एशिया में, उससे 8% से भी ज़्यादा भाव बढ़ गए हैं और $80 पर बैरल तेल का भाव हो गया है। तो ये भी समस्या है, और अगर $1 पर बैरल, अगर $1 दाम बढ़ता है तेल का, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए $2 अरब, $2 बिलियन इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत है भारत के लिए, ये बड़ा संकट है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खाड़ी देशों के ऊपर निर्भरता बढ़ी है, साथ में ही अमेरिका के ऊपर भी भारत ने निर्भरता को बढ़ाया है, दबाव में ही सही, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं संकट तो हो सकता है इससे। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत भारत से मतलब इन देशों से भारत तेल खरीद रहा था और अभी भी खरीद रहा है। इसका इम्पोर्ट का जो इनका जो पोर्शन है इम्पोर्ट में, हमारे टोटल में जो इनकी हिस्सेदारी है वो बढ़ी है, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्बेंस होने से समस्या खड़ी होंगी, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो उसके बंद होने से हमारे तेल आपूर्ति पर खतरा पैदा हो सकता है। तो ऑयल इम्पोर्ट को लेकर हमें ये सारी चीज़ें समझनी थी, क्योंकि जहाँ से हम क्योंकि सीधे शब्दों में एक छोटी-सी कहानी आपको ये याद रखनी है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होगी, और जहाँ से एनर्जी आती है, उस सोर्स पर अगर कोई दिक्कतें खड़ी होती हैं और अगर वहाँ पर दाम बढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो सिचुएशन है, ख़राब सिचुएशन है, उसका सीधा असर हमारे ऊपर दिखाई देगा और हमारे लिए भी उसका संकट खड़ा हो सकता है। तो मिडिल ईस्ट में अगर शांति होगी, मिडिल ईस्ट में सारी चीज़ें स्टेबल होंगी, तभी जाकर हमारा फ़ायदा हो सकता है, वरना हम कहीं न कहीं नुकसान में रहेंगे, हमें भी नुकसान झेलना पड़ेगा। अब जो हमारे पास अगली न्यूज़ है वो है कोकोनट की खेती को लेकर। हुआ क्या है, 2026-27 का जो बजट आया है उसमें कोकोनट प्रमोशन स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है, और लॉन्च क्यों की है कोकोनट प्रमोशन स्कीम? क्योंकि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि भारत में प्रोडक्टिविटी अच्छी है, कोई समस्या नहीं है। दूसरे देशों से कई देश हैं ऐसे जो कोकोनट का प्रोडक्शन करते हैं, और प्रति पेड़ पर ट्री हमारे पास प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा है। भारत दुनिया भर में तीसरा या दूसरा या चौथा इस तरह स्थानों पर बना रहता है कोकोनट प्रोडक्शन के मामले में। अलग-अलग साल में अलग-अलग रैंकिंग हो सकती है, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, पर ट्री प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है। साथ में इसकी जो डिमांड और प्राइस है वो भी ज़्यादा है। अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारे लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना ज़रूरी है, और सरकार ने इसके लिए
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये जो कोकोनट प्रमोशन स्कीम है, इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, इसको यहाँ पर शुरू किया है। जैसे हमने बात की कि प्रति पेड़ उत्पादन अच्छा है, पहले से ही कई देशों से ज़्यादा है, नारियल की कीमतें ऊँची बनी हैं, लेकिन जब कीमतें ज़्यादा होती हैं, तो उसका एक रिस्क भी होता है कि कब कीमतें कम हो जाएँ, तो इस तरह से ये जो अनस्टेबिलिटी है, ये भी बनी रहती है। और प्रोडक्शन अगर हम बढ़ाएँगे, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी स्थिरता मिलेगी दामों में भी, और प्रोडक्शन बढ़ने से भी भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका मतलब नारियल की खेती का जो फ़ायदा है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था भी ले सकेगी, और इसकी जो डिमांड है, उसका फ़ायदा जो हमारी नारियल की खेती है और उससे जुड़े किसान हैं, वो भी ले सकेंगे। लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हमारा जो टारगेट है वो तो है ही, लेकिन साथ में हमें दूसरी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। किस तरफ ध्यान देना पड़ेगा? हमें इस तरह की किस्में यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेगी जो खराब मौसम, प्रतिकूल जो जलवायु परिवर्तन की स्थितियाँ हैं उनको, या ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सके। क्योंकि एक अनुमान है कि 2070 तक लगभग 3.2% 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ सकता है, और इस तापमान बढ़ने का सीधा प्रभाव नारियल की खेती के ऊपर पड़ेगा। नारियल की खेती फ़िलहाल हो रही है जो हमारे पेनिनसुलर क्षेत्र में जो स्टेट है वहाँ पर, ज़्यादातर तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में, और फिर कुछ पैमाने पर जो तटीय क्षेत्र में ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में और गुजरात तक राज्यों में नारियल की खेती होती है। ये जो आंकड़े हैं वो हर साल बदलते रहते हैं। आप नए आंकड़े कहीं से ढूँढ के इसको अपडेट कर सकते हैं। हालाँकि ज़रूरी उतना ज़्यादा नहीं, आप ये ध्यान रख लें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है, और जैसे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन के मामले में ये जो 2 राज्य होते हैं, सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्रा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है। और यहाँ पर चूँकि जो परिस्थितियाँ हैं, नारियल को क्या चाहिए? नारियल को चाहिए एक तो ह्यूमिड, यानी कि उमस भरा, जहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा हो और जहाँ पर हवा में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा हो, हवा में नमी भी ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थितियाँ आपको साल भर कहाँ मिलेगी? ऐसी स्थिति आपको साल भर कोस्टल रीजन में ही मिलेंगी। तो यहाँ पर जो तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस तरह की नारियल की खेती होती है। इस तरह की यहाँ पर क्लाइमेट कंडीशन होती है, तो वहाँ पर नारियल की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है, दूसरी तरफ इस तरह की किस्में बनाना है कि जो इस तरह की ख़राब परिस्थितियों में, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है, बारिश में अगर कम ज़्यादा होती है बारिश, कोई परिवर्तन होता है, जलवायु या मौसम पैटर्न में कोई चेंजेस होते हैं, तो उनके हिसाब से ढल सके, इस तरह की जलवायु के हिसाब से, इस तरह की कंडीशंस के हिसाब से हमें इस नारियल की किस्में तैयार करनी पड़ेगी। तो एक तरफ सस्टेनेबिलिटी भी ज़रूरी है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन तो बढ़ाना है ही। प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं, लेकिन साथ में सस्टेनेबिलिटी को लेकर भी चलना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो राज्य हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट में, कोस्टल कर्नाटक में, वेस्टर्न तमिलनाडु में, यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन है इसका। और नारियल की खेती से जुड़ा हुआ ये जो रूट विल्ट रोग है, ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें देता है। इससे क्या होता है, जड़ें सड़ जाती है, पत्तियाँ इस तरह से पहले मुड़ती हैं, पीली पड़ती हैं, सड़ जाती है, और पेड़ ख़त्म हो जाता है, प्रोडक्शन गिरता है, किसानों को नुकसान होता है। तो ये भी एक समस्या है। और इस तरह की डिसीज़ के प्रति जो प्रतिरोधी किस्में हैं, उनका डेवलपमेंट किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जलवायु के लिए और बीमारियों के लिए, दोनों से लड़ सकें, इस तरह की किस्में बनानी होगी हमें, ताकि हम जो खेती है उसमें प्रोडक्शन के साथ-साथ जो खराब परिस्थितियाँ उनसे लड़ने वाली किस्में तैयार कर सकें, और इस खेती को लंबे समय तक हम चला सकें बिना किसी नुकसान के, बिना किसी बीमारियों के, और बिना किसी मौसम की हानि के। ये सारी चीज़ें हमें देखकर चलनी पड़ेंगी। इस योजना में क्या है, पूर्वी घाट और प्रायद्वीपीय भारत के लिए जलवायु सहनशील क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज़ बनाने को लेकर, और पश्चिमी घाट के लिए विल्ट प्रतिरोधी, मतलब ये जो रूट विल्ट रोग जो हमने देखा था, उस तरह की किस्मों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये बात यहाँ पर कही गई है। तो प्रोडक्शन के साथ साथ ये 2 चीज़ें आप ध्यान रख लें कि बीमारियों के प्रति रेजिलिएंट और क्लाइमेट के प्रति रेजिलिएंट इस तरह की किस्में विकसित की जाती हैं, तो हम ज़्यादा सुरक्षित हो सकते हैं इस खेती के मामले में। बीज को लेकर और इस तरह की किस्मों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा हमें संशोधन और इस तरह के संस्थानों को बढ़ावा देना चाहिए, जो इस तरह से रिसर्च वगैरह कर सकें। और क्या, जिस तरह से हमने गेहूं के उत्पादन में, जिस तरह से हमने चावल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, किस तरह की किस्मों के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं, इस तरह की किस्में डेवलप की है, वैसे ही अगर हर खेती में, वैसे ही अगर हर फसल में अगर हम इन्वेस्ट करें, तो कहीं ना कहीं भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। क्योंकि भारत आज भी दालों का
इंपोर्ट कर रहा है, बड़े पैमाने पर इंपोर्ट होता है। जो हमारा खाने का तेल है उसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, फल सब्जी जैसे मामले में कुछ मात्रा में, हालांकि भारत इनका तो एक्सपोर्टर ही है, लेकिन हम इन दाल और खाने का जो तेल है उसके मामले में बड़े पैमाने पर इंपोर्ट के ऊपर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ गेहूं और चावल का रकबा ज़रूरत से ज़्यादा है। तो अगर गेहूं और चावल का रकबा हटाकर दाल और दलहन और तिलहन में लगाया जाता है तो किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा, किसानों को इसका दाम मिलेगा। अगर सरकार सुनिश्चित दाम देती है, सरकारी खरीद करती है तो उसका फ़ायदा मिलेगा, ऊपर से इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता घटेगी। तो ये सारी चीज़ें दी जानी चाहिए। इनपुट में सब्सिडी से यहाँ पर एक चीज़ और कही गई है कि इनपुट में सब्सिडी के बजाय यहाँ पर किसानों को डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, ताकि किसान अपने हिसाब से जो चीज़ें हैं, इनपुट है वो खरीद सकें, बीज है तो बीज खरीद सकें, खाद है तो खाद खरीद सकें। और जब आप इनपुट में सब्सिडी देते हैं, कुछ खास चीज़ों पर सब्सिडी देते हैं, तो किसानों की मजबूरी होती है। मान लीजिए फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी मिल गई है, तो सरकार अगर किसी एक चीज़ पर सब्सिडी देती है तो किसान अपना मजबूरी बन जाती है कि उसी चीज़ को खरीदें। तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करें, ताकि किसान अपने हिसाब से, अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से निर्णय ले सकें। घरेलू डिमांड जैसे हमने बात की है कि ज़्यादा है ही, कीमतें ऊँची है। और अगर प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी अगर कोई किसान या कोई व्यक्ति, कोई इन्वेस्टर अगर उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसमें भी अगर कीमतें इस तरह से डिफ्लेक्ट करती हैं, कीमतों में वेरिएशन होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी जोखिमपूर्ण है और बिना बाज़ार की गारंटी के इस तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। सरकार कहती है क्लस्टर बनाएंगे, जैसे कि टेक्सटाइल के लिए भी क्लस्टर की बात होती है, कोकोनट के लिए भी होती है, लेकिन अभी सिर्फ कागज़ों तक ही है। तो कोकोनट की खेती के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो है, एक तो क्लाइमेट, दूसरा है बीमारियां, तीसरा है बाजार की अनिश्चितता। अगर इन तीन चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाता है, और न सिर्फ कोकोनट के मामले में बल्कि सारी चीज़ों के मामले में ये तीन चीज़ें ही हैं जो खेती को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। एक तो मौसम, दूसरा अपना बाजार की अनिश्चितता, और तीसरा बीमारियां। अगर इन तीन चीज़ों का समाधान किसानों को मिलता है तो खेती की कंडीशंस बहुत ज़्यादा सुधरेंगी, भारत में भी लाभकारी खेती हो सकती है, किसानों को फ़ायदा हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर इसमें आर्गुमेंट दिए गए हैं। केवल उत्पादकता बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, उत्पादकता के साथ साथ क्लाइमेट रेजिलिएंट और डिसीज़ रेजिलिएंट, और जो कि अपना बाज़ार है उसकी निश्चितता आपको मिलनी चाहिए, किसानों को मिलनी चाहिए, ताकि किसान खेती में थोड़ा सा पैसा कमा सके, थोड़ा सा लाभ ले सकें और देश की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कोकोनट की बात करें तो आपको चाहिए ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब जहाँ पर जैसी कंडीशन आपने देखा होगा कि जैसे हमारे यहाँ बारिश आती है, तो बारिश आने से के बाद थोड़े दिन तक जो जैसी कंडीशंस होती है, अगर आप कोस्टल रीजन में नहीं रहते हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ, अगर आप इंटरनल एरिया में रहते हैं कोस्टल रीजन को छोड़कर, वहाँ पर कभी कभी इस तरह की क्लाइमेट होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उमस होती है, आपके हाथों पर चिपचिपापन लगता है वहाँ पर। लेकिन इस तरह की जो क्लाइमेट है आपके जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ हमेशा रहती है। वहाँ पर टेम्परेचर न तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, न बहुत ज़्यादा कम होता है। एक स्थिर टेम्परेचर जैसे 20 से 32 डिग्री सेल्सियस, इस तरह इस बीच में ही हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री से लेकर आपको 0 डिग्री तक के बीच में आपको दिख जाएगा, क्योंकि सर्दियों में कभी कभी बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है और गर्मियों में कभी कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो नारियल को इस तरह की कंडीशन नहीं चाहिए होती, नारियल को एक स्थिर टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और मिलेगी आपको ट्रॉपिकल एरिया में या फिर आपको मिलेगा कोस्टल रीजन में। तो आपने देखा भारत में जो तटीय क्षेत्र है वहीं पर नारियल की खेती भी होती है। बरसात ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर होती है बरसात। सनलाइट चाहिए, सनलाइट भी मिलेगा। फिर जो आपको लाल मिट्टी है या फिर रेतीली मिट्टी है वो इस तरह के एरिया में आपको मिल जाएगी। लेटराइट मिट्टी मिल जाएगी जो कि काजू के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। एल्यूवियल सॉइल भी यहीं पर आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है ह्यूमिड क्लाइमेट होना। फिर भारत थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 2021-22 का आंकड़ा है, हालांकि इसमें जो नया वाला डेटा है आप उसको अपडेट कर सकते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, जैसे हमने देखा यहाँ पर, यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा इसके लिए फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। बाकी राज्यों में थोड़े थोड़े पेचेस हो सकते हैं जो तटीय इलाके हैं वहाँ पर, यहाँ पर कुछ बड़े पैमाने पर इसकी खेती हो सकती है। तो 3 चीज़ें आपको चाहिए, न केवल नारियल के लिए बल्कि सारी फसलों के लिए। क्लाइमेट रेजिलिएंट किस्में, डिसीज़ रेजिलिएंट किस्में,
तीसरा मार्केट की निश्चितता, आपको एक तो भाव, इसका जो प्राइस है, इसकी जो एमएसपी है वो निश्चित होनी चाहिए, इसको भी हालांकि एमएसपी मिलती है, वो निश्चित होनी चाहिए। ऊपर से सरकारी प्रोक्योरमेंट या अगर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट भी होता है तो वहाँ पर भी भाव की गारंटी ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि किसान फ़ायदे की खेती कर सकें, किसान भी पैसे को देख सकें। इसके बाद है, जैसे अभी जो हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न एशिया में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हैं, और वेस्टर्न एशिया में डिस्टर्बेंस के बीच में भारत की भी वहाँ पर प्रेजेंस है। हालांकि भारत युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा है, किसी भी तरफ भारत नहीं है, भारत ने अभी दोनों तरफ से तटस्थता बनाए रखी है। लेकिन वहाँ पर जो पहले से 2019 में भारत ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अदन की खाड़ी यहाँ पर, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है यहाँ पर, दोनों जगह पर, ख़ास तौर पर अदन की खाड़ी में यहाँ पर भारत ने अपने जहाज़ लगा रखे हैं, ताकि जो समुद्री लुटेरे हैं या जो जहाज़ों को लूटने के लिए हमला करते हैं, उन लोगों से बचाने के लिए, हमारे जो मर्चेंट वेसल्स हैं, मर्चेंट शिप हैं, उनको बचाने के लिए, और इस रास्ते को खुला रखने के लिए यहाँ पर भारत की पहले से प्रेजेंस है, ताकि आसानी से यहाँ पर व्यापार किया जा सके। तो इसके लिए पहले से है, एक तो है हमारा ऑपरेशन संकल्प के तहत अभी जो है वो आईएनएस सूरत है, एक आईएनएस तलवार है। आईएनएस सूरत कहाँ पर है? अभी जो बहरीन के पास में, वहाँ पर तैनात है। बाकी जो राहत अभियान के कार्य है वो भी करते हैं, और इस तरह के जो बचाव और इसके बाद जो समुद्री डकैती है रोकने के लिए पहले से वहाँ पर प्रेजेंस है। युद्ध में भाग नहीं ले रहा है, युद्ध में हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ मानवीय और सहायता राहत प्रदान करने के लिए, मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए, आपदा राहत प्रदान करने के लिए भारत की वहाँ पर प्रेजेंस है। ठीक है। इसके अलावा साउथ सूडान में एक बहुत बड़ी, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दुर्घटना हुई है, या कहें कि बहुत बुरी घटना हुई है, और इसमें लगभग 169 लोगों की हत्या कर दी गई है और सामूहिक रूप से दफना दिया गया था। कहाँ पर? साउथ सूडान में एक एबी एमनोम काउंटी है वहाँ पर, और वो एमनोम काउंटी है, यहाँ पर लगभग आप मैप में देख सकते हैं, ये है जोंगलेई राज्य, जोंगलेई राज्य या जोंगलेई राज्य। वहाँ पर इस तरह की इससे पहले भी झड़पें हुई हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं, हत्याएं भी हुई हैं। और हो क्या रहा है यहाँ पर, 2011 में साउथ सूडान, सूडान से अलग हुआ था, ये सूडान है, और सूडान से अलग होकर यहाँ पर एक अलग देश बना था। लेकिन तब से ही यहाँ पर अस्थिरता है। लगभग 64 जनजाति ग्रुप रहते हैं। इसमें से सबसे बड़ा जो जनजाति ग्रुप है वो है नुएर, नुएर जनजाति ग्रुप है। एक है दिनका या डिंका जनजाति ग्रुप, शायद डिंका सबसे बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा नुएर है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो डिंका समुदाय से आते हैं, और नुएर समुदाय है जो विपक्ष में है। इसकी अपनी एक आर्म्ड ग्रुप है, इसके पास अपनी एक सेना है, और ये आपस में यहाँ पर लड़ते रहते हैं। दूसरे जनजाति ग्रुप भी यहाँ पर आपस में लड़ते हैं, और कभी कभी जानवरों के लिए, ग्रेजिंग लैंड के लिए, पानी के लिए, ज़मीन के लिए यहाँ पर एक दूसरे को इस तरह से हमले करते हैं। और पूरे देश में अस्थिरता है, और सरकार को सभी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार में सबकी हिस्सेदारी नहीं है। जिस तरह से भारत में एक लिखित संविधान है, भारत में एक देश है, जो स्टेट है भारत का, या फिर हम कहें संविधान जो है, जो हमारी व्यवस्था है, पूरी शासन व्यवस्था, उसमें सबका विश्वास है, सबका भरोसा है, क्योंकि उससे सभी को फ़ायदा है। शासन में सभी की हिस्सेदारी है, शासन में, सरकार में सभी की हिस्सेदारी है, और हमारे संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि किसी के भी मौलिक अधिकारों को हनन नहीं किया जा सकता। हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें सभी का भरोसा है। और इससे हमें पता चलता है, जब हम साउथ सूडान जैसे देश देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जो संविधान निर्माता है कितने दूरदर्शी थे, और उन्होंने इतनी डाइवर्स कंट्री को, इतने विविध देश को, जहाँ पर भाषा अलग है, बोलियाँ अलग है, रंग अलग है, जनजातीय समूह हैं, अगड़े पिछड़े सभी हैं, अल्पसंख्यक हैं, अलग अलग धार्मिक समूह के लोग हैं, भाषाई क्षेत्रीय समूह के लोग हैं, सभी को किस तरह से बांध कर एक संविधान से रखा है, ये एक आश्चर्य है। भारत सच में, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से देखें, अगर हम राजनीतिक रूप से देखें, तो भारत की जो राजनीतिक एकता है एक आश्चर्य से कम नहीं है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उसका अनुसरण करने की कोशिश की गई है, लेकिन वे नहीं कर पाए हैं, और भारत आज भी एक सफल देश के रूप में खड़ा हुआ है, चल रहा है, और संविधान में और हमारी संवैधानिक संस्थाओं में सभी का भरोसा है। हालांकि कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, कुछ बहसें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी जैसी सिचुएशन यहाँ पर है,
वैसी सिचुएशन भारत में नहीं है। तो ये साउथ सूडान है, अलग अलग जनजाति समूह आपस में लड़ रहे हैं, अशांति है, सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, विपक्ष, जैसे हमारे यहाँ विपक्ष की एक पार्टी होती है और चुनाव होते हैं और सत्ता का ट्रांसफर एकदम आसानी से हो जाता है। चुनाव हारने वाला सत्ता छोड़ देता है, चुनाव में आने वाला सत्ता मतलब शासन में जाता है। वहाँ पर साउथ सूडान में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार के पास भी अपनी सेना है, विपक्ष के पास भी अपनी सेना है और आपस में लड़ रहे हैं हथियारों के दम पर। तो इस तरह की व्यवस्था में आम नागरिक पिस रहे हैं, आम मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, सैनिक भी जो लड़ाके हैं वहाँ पर उनकी भी जानें जा रही हैं और आतंकवाद का गढ़ बना हुआ है। तो इस तरह की जो सिचुएशन है उससे भारत बचा हुआ है। भारत के संविधान को इसका श्रेय जाना चाहिए और इस तरह के देशों को भी भारत से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। साउथ सूडान के पड़ोसी देशों में नॉर्थ की तरफ सूडान मिलेगा, आपको यहाँ पर मिलेगा सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यहाँ पर है DRC कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो पहला है सूडान, दूसरा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और तीसरा है DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, चौथा है युगांडा, पांचवा है केन्या, छठा है इथोपिया और सातवां है सूडान। तो इसके पड़ोसी देशों में आपको ध्यान रखना है कौन से पड़ोसी देश हैं, कौन से नहीं हैं। सूडान है, इथोपिया है, केन्या है, युगांडा है, तंजानिया नहीं है, DRC है, मतलब DRC है, कोंगो नहीं है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है। तो कौन से, कैमरून नहीं है। तो जो देश हैं उनको भी ध्यान रखना है, जो नहीं है, जो कंफ्यूज कर सकते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। वर्ल्ड मैप पर जाकर इसकी लोकेशन को, इसके पड़ोसी देशों को देख लेंगे तो ठीक रहेगा। बीचों बीच एक नदी बहती है, ये वाली नदी है वाइट नाइल, WHIT, वाइट नाइल से एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री है वो तो कौन से समुदाय से हैं, डिंके समुदाय से हैं और जो विपक्ष का ग्रुप है नुएर, इसकी जो आर्म्ड विंग है उसको भी वाइट ग्रुप ही कहा जाता है या वाइट आर्म ग्रुप ऐसा ही कहा जाता है। तो वाइट नाइल और वाइट नुएर से याद रख सकते हैं, वाइट ग्रुप और वाइट आर्म्ड फोर्स जो भी है उसको, और वाइट नाइल को याद रख सकते हैं। तो यहाँ से बीचों बीच से एक नदी बहती है, राजधानी है जुबा और जुबा वाइट नाइल के ऊपर ही है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नुएर जनजाति समूह है और उसने ये वाला जो हमला है 169 लोगों को यहाँ पर मार डाला गया है, सामूहिक रूप से दफनाया गया है और इसमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग ये सारे लोग हैं। तो ये वाला जो ग्रुप है नुएर जनजाति, इसके ऊपर आरोप लग रहा है, हालांकि अभी ऑफिशियल रूप से किसी भी ग्रुप ने जिम्मेदारी नहीं ली है। गृह युद्ध है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, जाति हिंसा है 2011 के बाद से ही। सत्ता में साझेदारी को लेकर एक जो राष्ट्रपति हैं साल्वा कीर और जो विपक्षी नेता है रीक मचार, उनके बीच में एक समझौता हुआ था, वो समझौता खत्म हो गया है। जब विश्वास खत्म हो जाता है तो फिर इस तरह की हिंसाएं पैदा होती हैं। झड़पें जहाँ हुई हैं जोंगलेई स्टेट में हुई है, कहाँ पर है लोकेशन देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये है न्यूज़ में सबसे लास्ट आर्टिकल और ये है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर। अब ये जो इंडेक्स ये बताता है कि भारत में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वृद्धि तो है, लेकिन जो पहले 7.8% थी अब है 4.8%, मतलब वृद्धि में कमी आई है, हालांकि ग्रोथ ही है। अब यहाँ पर एक तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम कह सकते हैं पिछले वाले सर्वे में जितनी वृद्धि हुई थी उतनी नहीं है, लेकिन वृद्धि है, हालांकि कम हुई है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ याद रख सकते हैं। आंकड़ा आपको याद रखना नहीं है, ट्रेंड याद रखना है और इसको समझना है कि इसका क्या असर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ये क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताता है कि एक निश्चित अवधि में, मान लीजिए 1 महीने में या 1 साल में, औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ है, बढ़ रही है या कम हो रही है। कौन बताता है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये बताता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये वाली संस्था इस सर्वे का काम करती है। और भी बहुत सारे सर्वे हैं, जैसे हमने अपना उसमें बात की थी जो पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे है वगैरह वगैरह, ये भी सारे यही करता है। यहाँ पर
सेक्टोरल कंपोजिशन इसका देखें तो यहाँ पर एक सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है, जिसकी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। टोटल कंपोजिशन में इसकी हिस्सेदारी है 77.63%। माइनिंग भी है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, फिर हिस्सेदारी है माइनिंग की और फिर हिस्सेदारी है इलेक्ट्रिसिटी की। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में जो 8 कोर्स इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जिनकी हिस्सेदारी है, कुल मिलाकर 40% का हिस्सा इन 8 सेक्टर्स का ही है। और 8 सेक्टर में ये अपने क्रम के हिसाब से सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी है रिफाइनरीज़ की, फिर हिस्सेदारी है बिजली की, फिर स्टील की, फिर कोयला की, फिर क्रूड ऑयल की, नेचुरल गैस की, सीमेंट की और फर्टिलाइज़र की। तो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी, फिर बिजली, फिर इस्पात के बाद कोयले के बाद क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट और फिर उर्वरक। ये 8 सेक्टर जो हैं, ये 8 कोर सेक्टर हैं। इनकी हिस्सेदारी लगभग 40% है पूरे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। सेक्टोरल कंपोजिशन मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा, माइनिंग, फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और अगर हम फिर इनको गुड्स के हिसाब से देखें कि किस तरह से ये चीज़ें आपके काम में आती हैं उपयोगिता के आधार पर, जैसे प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और इंफ्रा या कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ें आपके गुड्स इनसे जुड़े हुए हैं, ये इनका कंपोजिशन यहाँ पर इस तरह से है। सबसे ज़्यादा 34% का प्राइमरी गुड्स, फिर आपका है ये इंटरमीडिएट 17% और उसके बाद इंफ्रा है 12% और कैपिटल गुड्स है 8.2%। बेस ईयर है 2011-12 और इसके आधार पर आरबीआई फैसले ले सकती है, सरकार भी फैसले ले सकती है। जीडीपी का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि जीडीपी बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही है कि देश में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उन सभी प्रोडक्शन का, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका जो प्राइस है, उस प्राइस के आधार पर हम सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं और सभी का टोटल कर लेते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है जीडीपी कितनी है। और ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यह भी दिखा रहा है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर भी प्रोडक्शन दिखा रहा है, जीडीपी भी प्रोडक्शन में है, तो इसका यूज़ इसके अनुमान के लिए कर सकते हैं, कैलकुलेशन के लिए नहीं होता है हालांकि, तो अनुमान तो लगा ही सकते हैं। इसके अलावा हाँ, यहाँ पर आप क्या कहता है ये कहता है कि भाई साहब थोड़ा सा यहाँ पर जो है आंकड़े हैं वो थोड़े से कमज़ोर हुए हैं। जैसे विनिर्माण, खनन, बिजली, उपभोग क्षेत्र में थोड़ी सी मंदी देखी गई है। विनिर्माण क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट है वो कम हुई है, खनन क्षेत्र में ग्रोथ रेट घटी है, बिजली में ग्रोथ रेट घटी है, पूंजीगत वस्तुओं में, कैपिटल गुड्स में ग्रोथ रेट घटी है। हालांकि सिर्फ एक जगह है जहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर वृद्धि हुई है, बाकी सभी में ग्रोथ रेट कम हुई है। अब एक तरफ ग्रोथ रेट कम हुई है, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन में भी कहीं ना कहीं कमज़ोरी रही है। ऊपर से उधर जीएसटी बढ़ रहा है और जीएसटी देश में बनने वाली चीज़ों, देश में बिकने वाली चीज़ों के लिए थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन 17% की जो ग्रोथ है वो हम देख रहे थे कहाँ से आई थी, वो आई थी इम्पोर्ट जीएसटी से। और इम्पोर्ट जीएसटी का असर आपको दिखाई देगा जीएसटी कलेक्शन के बढ़ने में, और इससे दिखाई दे रहा है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका इंपोर्ट के ऊपर भारत का थोड़ी सी निर्भरता बढ़ी है। 3 चीज़ों के कारण निर्भरता बढ़ी है। एक तो निर्भरता वाकई बढ़ी है, इंपोर्ट बढ़ा है। दूसरा क्या हुआ है कि रुपए का अवमूल्यन, मतलब रुपए की कीमत गिरी है। और तीसरी चीज़ क्या है कि वैश्विक स्तर पर भी दाम थोड़े से तेज हुए हैं, तो उसके चलते इंपोर्ट जीएसटी बढ़ा है और भारत की निर्भरता वहाँ पर दिखाई दे रही है। और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाला जो इंडेक्स है वो कह रहा है कि ग्रोथ रेट बढ़ी है, हालांकि जो पहले थी उससे कम बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं कमज़ोरी थोड़ी सी दिखाई दे रही है। सबसे लास्ट में हमारा जो रिवीजन वाला सेक्शन है उसमें हम देखेंगे जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी में जैसे हमने सबसे पहला वाला जो आर्टिकल पढ़ा था कि नेशनल अकाउंट्स का बेस ईयर चेंज हुआ है, इसका मतलब यही था कि जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ है, 2022-23 हुआ है। और ये सारा कैलकुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करती है और उसने अब इसका बेस ईयर चेंज कर दिया है। जीडीपी को समझे तो एक कहानी को समझ सकते हैं, फिर हम जीडीपी को समझ लेंगे। तो कहानी यह है कि मान लीजिए एक घर है, घर में पिताजी खेती करते हैं, बड़ा बेटा दुकान चलाता है, छोटा बेटा जॉब करता है। बड़े बेटे की जो पत्नी है वो भी जॉब कर रही है और छोटा जो बेटा है उसकी शादी नहीं हुई है। माताजी गृहिणी है, ठीक। पिताजी
खेती से पैसा कमाते हैं, बड़ा बेटा दुकान से पैसा कमाता है, छोटा बेटा जॉब से पैसा कमाता है, और जो बड़ी बहू है वो भी जॉब से पैसा कमाती है, माताजी गृहिणी है। ठीक, यहाँ पर खेती से जो इनकम हुई यहाँ पर लिख लेते हैं, साल भर में जितनी भी इनकम हुई, साल भर में तीनों चारों लोग बैठते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि अपनी साल भर में कितनी इनकम हुई है। दुकान से जो कमाई हुई मान लीजिए 2000 रुपये, वो यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। जॉब से कमाई हुई मान लीजिए 3000 रुपये, वो यहाँ पर लिख ली। जॉब से यहाँ पर मान लीजिए 2000 रुपये, तो यहाँ से 0 0 0 8,000 रुपये टोटल इन्होंने साल भर में कमाए। माताजी चूंकि गृहिणी है, घर का सारा काम करती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कोई सैलरी देता नहीं है, इसके लिए इनकी कोई इनकम नहीं है और यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुई है। ठीक, तो ये जो 8,000 रुपये निकला है वो इस परिवार की जीडीपी निकली है। सारी चीज़ें जितना जिसने भी जहाँ भी कमाया है उसको अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो मिल जाएगी जीडीपी। ऐसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में होता है कि जो लोग कहीं पर भी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, उन सारी यूनिट्स को उनके भाव से कैलकुलेट कर लिया जाता है, फिर टोटल करके जो आंकड़ा हमें मिलता है उसका मतलब होता है कि हमारे देश में जितनी भी चीज़ें बनी हैं उन सभी चीज़ों का इतना भाव है टोटल मिलाकर, और यही हमारी जीडीपी होती है। अब इसमें जहाँ पर भी पैसे का लेन देन हुआ है, जहाँ पर भी सैलरी बटी है, जहाँ पर भी लाभ कमाया गया है, जहाँ पर भी अगर मान लीजिए किसी ने उधार दिया था और उस पर ब्याज मिला है, ये सारी चीज़ें हम जीडीपी में कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा हमारे समाज में ऐसा है जो अवैतनिक कार्य करता है। अवैतनिक कार्य, जैसे यहाँ पर माताजी थी, माताजी घर का सारा काम कर रही थी। अगर माताजी नहीं होती तो उस काम को करने के लिए इन्हें कोई हेल्प आपको चाहिए होगी किसी न किसी की, किसी को काम पर रखना पड़ेगा, उसे सैलरी देनी होती है। लेकिन यहाँ पर चूँकि माताजी को अवैतनिक कार्य के लिए सैलरी नहीं दी जाती, इसके लिए उनका जो योगदान है वो यहाँ पर कैलकुलेट नहीं होता है। दूसरा, इस पूरी साल भर के दौरान इन्होंने जितना भी पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया है उसको हमने यहाँ पे घटाया नहीं है। दूसरा, यहाँ पर मान लीजिए कोई कार है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है या दूसरी मशीनें हैं, अगर उनका यूज़ हुआ है तो उसका डिप्रिशिएशन, चूँकि आप जानते हैं हर साल अगर आज आप एक ट्रैक्टर लेंगे तो अगले साल भाव कम हो जाएंगे, अगले साल उससे और ज़्यादा भाव कम हो जाएंगे, अगले साल उससे और ज़्यादा उसका दाम कम हो जाएगा, और आप जब मान लीजिए 5 साल बाद बेचेंगे तो और ज़्यादा उसका दाम कम मिलेगा। तो इस तरह से मशीनों का डिप्रिशिएशन होता है, और डिप्रिशिएशन का एक चीज़ तय हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स उसका हर साल का जो एक परसेंटेज होता है उसकी कीमत का वो तय कर देती है। तो ये जो डिप्रिशिएशन है वो गिरता है, और डिप्रिशिएशन के गिरने से यहाँ पर अगर हमारी जो टोटल जीडीपी निकली थी हमने उसमें से उसको घटाया नहीं है, क्योंकि आपको मशीन तो लेनी पड़ेगी एक दिन, तो उसको भी नहीं घटाया। अवैतनिक कार्य इसमें नहीं जोड़े, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा है वो नहीं जोड़ा, और यही पूरा जो कंसेप्ट है वो जीडीपी होता है। क्योंकि जीडीपी में आपने क्या किया है, एक निश्चित अवधि 1 साल ले लिया मान लीजिए, निश्चित सीमा के भीतर, भारत का मामला है तो भारत की सीमाओं के भीतर चाहे कोई भी प्रोड्यूस करे, भारत की कंपनी, विदेश की कंपनी, भारत का आदमी, विदेश का आदमी, कोई भी यहाँ पर भारत में अगर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है तो हम उसका भाव जोड़ेंगे, उसको जीडीपी में कैलकुलेट करेंगे। तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है, निश्चित अवधि, सीमाओं के भीतर, और तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंतिम वस्तुएँ। मान लीजिए कार है तो कार का प्राइस अगर हमने जोड़ा है तो टायर का जो प्राइस है वो हम यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। जो फाइनल गुड्स, जो अंतिम वस्तुएं जो उपभोक्ता के लिए सीधे यूज़ करने के लिए तैयार होती हैं, मान लीजिए अगर केक का भाव जोड़ा है तो फिर उसके लिए जो शुगर है उसका भाव हम नहीं जोड़ेंगे। तो फाइनल गुड्स का यहाँ पर हम प्राइस जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, फाइनल सर्विसेज का जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करेंगे, निश्चित अवधि में, निश्चित सीमा के भीतर, भारत के भीतर 1 साल में अंतिम वस्तुओं का सभी का मूल्य, यही होती है जीडीपी। अब जीडीपी में सारी चीज़ों की हमने लिस्ट बना ली, ठीक है, और अगर उसको जो साल चल रहा है वहाँ पर यहीं पर इसी साल के प्राइस के ऊपर, मार्केट प्राइस के ऊपर अगर हमने उसको कैलकुलेट किया है तो नॉमिनल जीडीपी कहेंगे इसको। लेकिन अगर बेस के आधार पर इसको चेंज किया है तो उसको रियल जीडीपी कहेंगे। ठीक, मान लीजिए 2023-24 के आधार पर अगर हमने जीडीपी निकाला है तो रियल जीडीपी, और अगर इस साल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होगी नॉमिनल जीडीपी। और उसमें भी 2 प्राइस हो सकते हैं, एक तो फैक्टर कॉस्ट, दूसरा मार्केट कॉस्ट। जितने में चीज़ बनी है, अगर प्राइस जितने में चीज़ बनी है उसका अगर हम ले रहे हैं तो फैक्टर कॉस्ट, और अगर मार्केट में जो प्राइस है वो लेंगे तो मार्केट प्राइस पर। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, 2015 से पहले हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालते थे,
और उसके बाद हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, वो भी बेस ईयर का। तो अभी हमारे पास जो कैलकुलेशन होता है, मान लीजिए पूरे भारत ने मिलकर यहाँ पर एक कार बनाई है। अब इस कार को सिर्फ एक कार, पूरे देश ने मिलकर एक कार बनाई है, ठीक है। अब भारत की जीडीपी यही है, यही एक कार है, यही जो कार है इसका जो प्राइस है वही हमारी जीडीपी होगी। तो जीडीपी को अगर हमें नॉमिनल जीडीपी लेना है तो हम मार्केट जाएंगे, मार्केट में पूछेंगे इस कार का प्राइस क्या है, मान लीजिए 10 लाख रुपए, तो ये हमारी नॉमिनल जीडीपी हुई। अब 10 लाख रुपए में यहाँ से हो सकता है कि फैक्टर कॉस्ट के आधार पर अलग हो और मार्केट प्राइस के आधार पर अलग भाव हो। तो फैक्टर कॉस्ट मान लीजिए हमें बनाने में जो लागत आई वो 8 लाख रुपए आई, तो 8 लाख रुपए फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, मार्केट प्राइस 10 लाख रुपए के आधार पर। ऐसे ही बेस ईयर के आधार पर जब हम निकालते हैं जीडीपी को, तो बेस ईयर के आधार पर निकालने में वहाँ पर भी हम फैक्टर कॉस्ट के आधार पर, मान लीजिए वहाँ पर फैक्टर कॉस्ट 5 लाख रुपए थे, तो 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए अपना उस समय मतलब बेस ईयर में जो फैक्टर कॉस्ट है उसके आधार पर, और अगर मार्केट प्राइस उस साल का अगर हम देखें तो मान लीजिए 8 लाख रुपए था, तो 8 लाख रुपए मार्केट के हिसाब से और फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से 5 लाख रुपए। इस साल से अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखेंगे तो मार्केट प्राइसेस के हिसाब से 10 लाख रुपए, फैक्टर कॉस्ट के हिसाब से 8 लाख रुपए। अब इसमें से हमारी जो जीडीपी है वो कौन सी है? इस साल जो हमारी जीडीपी है वो है इस चीज़ की प्राइस बेस ईयर के आधार पर मार्केट का प्राइस, ये है हमारी रियल जीडीपी। और यहाँ पर जो है ये है अपना, ये जो मार्केट प्राइस वाली है वो है नॉमिनल जीडीपी। 2015 से पहले हम फैक्टर कॉस्ट के आधार पर जो जिसका बेस ईयर 4-5 था, 2004-2005 था, उसके आधार पर निकाल रहे थे जीडीपी, लेकिन 2015 में उसको हमने बेस ईयर को अपडेट किया था 2011-12, और उसमें जो बाज़ार की कीमतें थी उसके आधार पर तब से हम जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारी जीडीपी 2022-23 के आधार पर कैलकुलेट होगी, 2022-23 के मार्केट प्राइस के आधार पर। अब सवाल उठता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में अंतर क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। तो ये है फैक्टर कॉस्ट और ये है मार्केट प्राइस। आपने एक चीज़ बनाई, मान लीजिए 100 रुपये में एक चीज़ बनाई, मार्केट में गई तो इसमें बहुत सारे टैक्स लग गए, एक्साइज ड्यूटी लगी, आपका सेल्स टैक्स लगा, आपका भाड़ा लगा यहाँ से वहाँ तक ले जाने का, ये सारी चीज़ें लगी, तो इसका भाव हो गया 120 रुपये। और यहाँ पर था सिर्फ जो चीज़ बनी है उसके बनने की, उत्पादन की लागत कितनी है, तो रियल कॉस्ट तो यही हुई। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप टैक्स को बढ़ा देते हैं, टैक्स के बढ़ाने के बाद ये 130 रुपये हो जाती है, तो आपकी जीडीपी टैक्स के बढ़ने से जीडीपी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो उत्पादन की लागत थी वो एकदम वास्तविक लागत थी, लेकिन यहाँ पर आप महंगाई के बढ़ने से आपको यहाँ पर जीडीपी बढ़ी हुई मिल जाएगी, भले ही उत्पादन न बढ़ाओ। टैक्स के बढ़ने से आपको जीडीपी बढ़ी हुई दिखाई देगी, भले ही उत्पादन न बढ़ाओ। तो यहाँ पर इन दोनों में ये अंतर होता है। बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मार्केट प्राइस के हिसाब से ही निकाला जाता है। जो जीडीपी का कैलकुलेशन है वो मार्केट प्राइस के आधार पर ही होता है, तो उसको अलाइन करने के लिए ही भारत ने इसको अपडेट किया था। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हैं, जैसे जीडीपी में, तो जीडीपी से आपको दिखेगी देश की अर्थव्यवस्था का आकार कितना है, उसमें वृद्धि कितनी हुई है, उत्पादकता कितनी है, समग्र हमने परफॉर्मेंस कैसा किया है, ये सारी चीज़ें आपको जीडीपी से दिख जाएंगी। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे हमने बात की कि डेप्रिसिएशन, जितनी भी चीज़ों का हमने प्रोडक्शन किया है उनमें जो मशीनें लगी हैं, मशीनें साल भर में घिस गई हैं, उनकी जो वैल्यू है वो कम हुई है, तो इस डेप्रिसिएशन को हमें यहाँ से घटाना पड़ेगा। लेकिन जीडीपी में नहीं घटाया जाता, जीडीपी में नहीं घटाया जाता है। अगर जीडीपी से हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमको मिलेगा एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपकी मशीनों की जो घिसावट है, जो डेप्रिसिएशन है, उसको हम घटाते नहीं हैं, ये इसकी एक कमी है। पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ, उसकी जो लागत है उसको भी हम कम नहीं करते हैं। संसाधनों का क्षय, संसाधनों का कितना डिप्लेशन, कितना डिग्रेडेशन हुआ है, उसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। अवैतनिक कार्यों को जो होते हैं उनका जो मतलब मान लीजिए उससे जो लागत हो सकती थी उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में जो जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 90% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में ही काम करते हैं।
आय और असमानता, आय वितरण और असमानता हमें यहाँ दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए किसी देश ने कहा कि उसकी जीडीपी $5 ट्रिलियन है। क्या सभी को उसका एक बराबर हिस्सा, या हम कहें कि एक इक्विटी के हिसाब से कुछ हिस्सा, या लगभग बराबर हिस्सा मिलता है? हो सकता है कि कुछ लोगों के पास 1 या 2% लोगों के पास देश की 50% संपत्ति हो, और बॉटम में बैठे 50 लोगों के पास देश की 1% संपत्ति हो, ऐसा हो सकता है। तो असमानता यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। विकास हुआ है या नहीं हुआ है, ये नहीं दिखाई देता, क्योंकि शिक्षा मिली है, स्वास्थ्य मिला है, ट्रांसपोर्टेशन, घर, बिजली, पानी, साफ सुथरा वातावरण, ये सारी चीज़ें मिली है, नहीं मिली है, ये आपको जीडीपी में दिखाई नहीं देता है। आप किसी देश के जीडीपी को जानकर यह नहीं बता सकते हैं कि वहाँ पर समानता का स्तर कैसा है, वहाँ पर विकास सभी का हुआ है या नहीं हुआ है, सभी को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, ये नहीं बता सकते। इसके बाद जो खर्चे होते हैं, जैसे आपदा राहत के लिए, जैसे प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, जैसे अपराध को रोकने के लिए, अब ये खर्चा हुआ है तो जीडीपी में कैलकुलेट हुआ है, लेकिन वास्तव में ये जो खर्चा है, इससे किसी का फ़ायदा अपना जो कल्याण है वो नहीं हुआ है, प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है। ये जो पैसा है एक तरीके से हम कहें कि वेस्ट गया है। अपराध ना होते, आपदा ना होती, रोकथाम ना हो, अपना उनको रोकना ना होता, प्रदूषण को नियंत्रित ना करना होता, तो हम ये पैसा कहीं ना कहीं बहुत अच्छे कामों के लिए, प्रोडक्टिव काम के लिए लगा रहे होते। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी कमियाँ हैं जीडीपी में, आपको ये सारी कमियां लिख देना है। भारत में जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी के आधार पर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, हालांकि प्रति व्यक्ति की आय के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। एनडीपी जैसे हमने बात की, अगर हम जीडीपी से ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं, डिप्रिशिएशन निकाल देते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय निकाल देते हैं, तो यहाँ से आपको एनडीपी मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जीडीपी को डिस्कस कर लिया है, उसका बेस ईयर चेंज हुआ है उसको डिस्कस कर लिया है। ये सारी लोकेशन शायद हमारी रह गई हैं, तो इन लोकेशंस को देख लेते हैं मैपिंग में। मैपिंग में जैसे हमने बात की थी कि कुछ लोकेशंस के ऊपर ईरान टारगेट कर रहा है, तो इन लोकेशंस को उनके साथ मतलब देश के साथ मिलाने को आ सकते हैं। जैसे कि अल उदैद एयरबेस यहाँ पर है कतर में, दोहा से पास में है, दोहा से दक्षिण पश्चिम में आपको यहाँ पर मिलेगा अल उदैद एयरबेस कतर में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जो अमेरिकी वायुसेना है उसकी प्रेजेंस रहती है, 10,000 सैनिक हमेशा यहाँ पर तैनात होते हैं। कतर के अलावा बहरीन में कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन है, जैसे मीना सलमान पोर्ट है, डीप सी पोर्ट है, यहाँ पर नेवी की प्रेजेंस रहती है हमेशा। तो मीना सलमान पोर्ट कहाँ पर है, बहरीन में है, यह है बहरीन। इसके अलावा ईसा एयरबेस है, कहाँ है, ये है बहरीन में, ये अपना मनामा के पास में है मीना सलमान पोर्ट, ये अपने सदर्न हिस्से में है बहरीन के। ईसा एयरबेस या शेख ईसा एयरबेस। फिर है यूएई में अल धफ्रा एयरबेस, यहाँ पर भी अमेरिकी सेना की एयर जो सेना है, जो अपना वायुसेना है, उसकी प्रेजेंस है। जेबल अली पोर्ट है अपना दुबई एमिरेट में है, वहाँ पर भी अमेरिकी प्रेजेंस है। इसके अलावा कुवैत में कैंप व्यूरिंग में है सेना, अपने थल सेना। अली अल सलमान एयरबेस है और कैंप रिफजान है। इन 3 जगहों पर भी इनकी लोकेशन है, अपनी इनकी प्रेजेंस है। और यहाँ पर कौन कौन सी गतिविधियाँ होती हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप थोड़ा सा रिसर्च करके यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ईरान में इरबिल में है और असद एयरबेस यहाँ पर 2 जगह पर है। सऊदी अरेबिया में प्रिंस सलमान एयरबेस पर, यहाँ पर रियाद के पास में है, वहाँ पर है। बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो ही चुकी हैं। एमसीक्यू देख लेते हैं सबसे लास्ट में। और एमसीक्यू में जो पहला सवाल है वो है कि नए राष्ट्रीय लेखा यानी नेशनल अकाउंट आंकड़ों के श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नए जीडीपी के आंकड़ों में डबल डिफ्लेटर पद्धति को अपनाया गया है, बात सही है। दूसरा है, नए आंकड़ों में घरेलू क्षेत्र के लिए वार्षिक सर्वेक्षण डेटा शामिल किया गया है, ये बात भी सही है। और फिर तीसरा है, नए आंकड़ों में अर्थव्यवस्था कुल आकार पहले से अधिक दिखाया गया है, नहीं, पहले से कम हुआ है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से कारण फरवरी 2026 में इम्पोर्ट आईजीएसटी में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इम्पोर्ट आईजीएसटी तो रुपए का अवमूल्यन देखा था हमने, वैश्विक वस्तु कीमतों में वृद्धि ये भी देखा था, घरेलू उत्पादन में तेजी का इम्पोर्ट आईजीएसटी से कोई लेना देना है नहीं। तीसरा है, आयात मात्रा में वृद्धि, तो ये बात भी सही है। तीसरा सवाल है, भारत द्वारा रूसी तेल आयात घटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत ने रूसी तेल का आयात घटाया है, तो क्या यह निर्णय भारत अमेरिका व्यापार समझौते की संभावना से जुड़ा हुआ है। देखो, इस तरह के स्टेटमेंट नहीं बनते, लेकिन बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके कारण भारत तेल
आयात बिल कम हुआ है, तो तेल आयात बिल बढ़ेगा क्योंकि रूस हमें सस्ता तेल दे रहा था और अब हम महंगा तेल खरीद रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण यह निर्णय आर्थिक रूप से महंगा साबित हो सकता है। ये बात सही है। चौथा सवाल है, नारियल की खेती से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, भारत में प्रति पेड़ नारियल उत्पादकता कई देशों से अधिक है। सही बात है। जलवायु परिवर्तन नारियल की खेती के लिए सबसे बड़ा दीर्घकालिक खतरा है। सही बात है। रूट विल्ट रोग मुख्यतः पूर्वी तट को प्रभावित करता है, मुख्यतः पश्चिमी तट के साथ हमने देखा था, पश्चिमी तट। तो रूट विल्ट रोग, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, उनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये चीज़ें हम अक्सर मिस कर जाते हैं। तो रूट विल्ट रोग पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट नहीं, पश्चिम घाट, वेस्टर्न घाट के साथ आप इसको जोड़कर देखेंगे और ध्यान रखना है। पांचवा सवाल है कि भारत में जीएसटी संग्रह में हाल की वृद्धि मुख्यतः आयात जीएसटी से संचालित है क्योंकि रुपए के अवमूल्यन से डॉलर मूल्यित आयात महंगे हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर रुपए का डिप्रिसिएशन होगा तो इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा तो अपना जीएसटी ज़्यादा होगा, इम्पोर्ट जीएसटी ज़्यादा होगा। छठा सवाल है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का आधार वर्ष 2011-12 है। बात सही है। कृषि क्षेत्र को शामिल किया गया है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को नहीं, बात गलत है। और आईआईपी का उपयोग जीडीपी अनुमान में किया जा सकता है। सातवां सवाल, जनवरी 2026 में आईआईपी वृद्धि में गिरावट देखी। वृद्धि में गिरावट है, गिरावट वैसे नहीं है। उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में संकुचन हुआ है। तो ये बात भी सही है, लेकिन दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है कि क्या सिर्फ इन चीज़ों के लिए, इन चीज़ों में जो संकुचन हुआ है, इन चीज़ों में जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नरमी आई है, मंदी आई है, उसके कारण ये हुआ है। सभी जो चीज़ें हैं इसमें जितने भी सेक्टर हैं उतना उनका जो प्रोडक्शन है उसके कारण यहाँ पर ये जो इंडेक्स बता रहा है वैसा रिजल्ट आया है, वैसा ही अनुमान, वैसे ही एनालिसिस हम कर पा रहे हैं। आठवां सवाल है कि जीडीपी की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीडीपी में क्या क्या कमियां हैं ये बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि जीडीपी पर्यावरणीय क्षति को मापता है, नहीं मापता है। दूसरा है जीडीपी आय असमानता को प्रतिबिंबित नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं करता है। जीडीपी अवैतनिक कार्यों को शामिल नहीं करता है, तो जीडीपी अवैतनिक कार्यों को शामिल नहीं कर रहा है। तो दो स्टेटमेंट सही है, एक गलत है। नौवां सवाल है कथन और कारण वाला। कथन है कि भारत का 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य दूर हो गया है क्योंकि नए जीडीपी के आंकड़ों में अर्थव्यवस्था की जो नॉमिनल जीडीपी है उसका आकार घटा है। बात सही है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। 10वां और आखिरी सवाल है, भारतीय नौसेना की पश्चिम एशिया में तैनाती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन संकल्प के अंतर्गत जहाज तैनात हैं। ठीक है, पहले से भी हैं। तैनाती का उद्देश्य केवल युद्ध कार्रवाई नहीं, युद्ध कार्रवाई तो है ही नहीं। ह्यूमन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ कार्यों या अभियानों के लिए तैनाती की गई, ये बात सही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने स्थिति की समीक्षा की है, ये बात भी सही है। ये हमारा आखिरी सवाल था। सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख चुके हैं, कंसेप्ट फैक्ट देख चुके हैं। मैपिंग सेक्शन में हमने इंपॉर्टेंट जो प्लेस न्यूज़ में है वो भी देख लिया, रिवीजन भी कर लिया। मतलब आज के लिए सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।